अपनी एक गलती की वजह से कौस्की की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। अपने माता पिता का साथ छूटने के बाद दर दर भटकती कौस्की की मुलाकात मलय से हुई, जो कोलकाता के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था और एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था कि अगर उसकी कल तक शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा अनाथालय को जाने वाला था, जो कि उसके पिता हरगिज नहीं चाहते थे। कौस्की अपनी गोद में एक नन्ही सी जान को लिए कुछ गुंडों से जान बचाती भाग रही थी, तभी मलय से उसका एक बार फिर सामना हुआ। मलय ने उसकी जान बचाने की कीमत के रूप में 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्त रखी, जिसे सुन कौस्की सोच में पड़ गई। आखिर क्या फैसला लेगी कौस्की? आखिर किस गलती की इस वजह से कौस्की की जिंदगी तबाह हुई थी? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि रघु खड़ा था। कौशिकी उसकी नजर पड़ने से पहले ही वापस बाथरूम में घुस गई और एकदम से दरवाजा बंद कर दिया, जबकि रघु सामने खड़े मलय को देखकर ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वही मलय ने रघु को देखकर एक स्माइल पास करते हुए कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। उस दिन सतीश भैया के साथ मैंने आपको देखा था। सतीश भैया याद है आपको? रघु ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं तो कौन सतीश भैया? मलय ने जवाब में कहा, अच्छा आपको सतीश भैया याद नहीं है? हाँ, भैया ने कहा था कि आप दोनों अभी अभी ही मिले हैं। खैर आप बताइए, आप यहाँ कैसे? रघु ने एक नजर अंदर की तरफ डाली और कहा, वो रोशनी राय जी से मिलना था, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मलय ने जवाब में कहा, रोशनी तो अभी घर पर मौजूद नहीं है, शायद दोपहर तक अवेलेबल हो पाए। आप मुझे अपना रेफरेंस नंबर दे दीजिए, मैं आते ही उन्हें मैसेज दे दूंगा। रघु अजीब सी दुविधा में था। वो तो ये सोचकर यहाँ आया था कि यहाँ उसे रोशनी आसानी से मिल जाएगी और वो उसे रूही और कौशिकी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, लेकिन उम्मीद के खिलाफ उसे यहाँ मलय मिल गया। रघु ने आव देखा ना ताव, वो एकदम से वापस बाहर की तरफ मुड़ते हुए बोला, अच्छा वो अभी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर मैं उनसे कॉल पर बात करके मिल लूंगा, थैंक यू। कहकर वो वहां से बिजली की तेजी से निकल गया, जबकि मलय को उसका बर्ताव कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसे ऑफिस में भी निकलना है, और उसे ये देखकर भी हैरानी हुई कि कौशिकी इतनी देर से अब तक वॉशरूम से निकली नहीं। उसने वॉशरूम के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कौशिकी तुम्हें देर लगेगी क्या? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अंदर से कौशिकी की धीमे से आवाज आई, वो जो अभी अभी दरवाजे पर आया था वो चला गया क्या? मलय ने हाँ कहा तो कौशिकी अगले ही पल दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसने रूही को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया और खुद इस तरह कांप रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। मलय उसकी हालत देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से रूही को गोद में लेते हुए उसे सोफा पर बैठाया और सामने रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? सब ठीक तो है? कौशिकी ने उसी तरह उखड़ी हुई सांसों के बीच घबराए लहजे में कहा, वो यहाँ तक आ गया। अब तो लोग मुझे और रूही को नहीं छोड़ेंगे। मुझे दोबारा से उस नर्क में नहीं जाना। कौशिकी बार बार घबराहट भरी आवाज में यही सब रटने लगी थी। मलय ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन यहाँ तक आ गया? और तुम किस नर्क से आने की बात कर रही हो? पूछते हुए अचानक से खुद ब खुद उसका ध्यान अभी अभी यहाँ से लौट कर गए रघु पर चला गया, तो उसने चौंक कर दोबारा से पूछा, क्या तुम उस आदमी की बात कर रही हो जो अभी यहाँ रोशनी को ढूंढने आया था? कौशिकी ने उसी तरह से कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती मिस्टर बोस, मुझे प्लीज बचा लीजिए। वो लोग हमारा पीछा करते करते आखिरकार रोशनी तक पहुंच ही गए, और जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि रोशनी इन सब में हमारा साथ दे रही है तो वो रोशनी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग बहुत खतरनाक है मिस्टर बोस, बहुत।
कौशिकी को ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखकर न जाने क्यों मलय के मन को ऐसा महसूस हुआ कि उसने एकदम से कौशिकी को गले से लगाते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कौशिकी, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तुम बस मुझे एक बार सारी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? वो कौन सी बुरी यादें हैं जो तुम्हें इस तरह से परेशान कर रही है? और फिर ये लोग हैं कौन जो ऐसे तुम्हारे पीछे पड़े हैं? उधर कौशिकी को ऐसे रोते हुए देखकर रूही भी रोने लगी थी, मगर कौशिकी के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये पिछले 1 साल की भड़ास थी जो कौशिकी के मन में अब तक जमी हुई थी। इतने अरसे में कोई उसे ऐसे अपने जैसा एहसास देने वाला मिला भी नहीं था, जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख देती और उसका मन हल्का हो जाता। इसलिए अभी मलय के गले लगाते ही जैसे उसकी तकलीफ ने सारे बांध तोड़ दिए थे और वो काफी देर तक ऐसी ही रोती रही। यहाँ तक कि मलय ने भी उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। उसकी रुलाई देखकर मलय को ये एहसास हो चुका था कि कौशिकी का दुख कोई छोटा मोटा दुख नहीं है। इसलिए वो चाहता था कि कौशिकी मन भर रोकर अपना जी हल्का कर ले। हल्के हल्के कौशिकी की पीठ थपाते थपाते उसने पास रखा हुआ फीडर रूही के मुंह में लगाकर उसे वही सोफे पर लिटा दिया। काफी देर तक मन भर रो लेने के बाद मलय ने सोफे पर बैठी कौशिकी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कौशिकी तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों के दुख के धागे आपस में जुड़े हुए हैं। खासकर जब से तुमने शोभना की बात बताई तब से मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, पूरी बात बताओ, ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, क्योंकि इस तरह घुट घुट कर और छुप छुप कर तुम पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। यकीन मानो, डर से तभी उबरा जा सकता है जब हम उसका सामना करना सीखते हैं, वरना सारी जिंदगी वो डर हम पर हावी होकर हमें परेशान करता रहता है। कौशिकी ने अपनी हथेलियों की बैग से अपने आंसू पोंछे और फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, मैं बताऊंगी मिस्टर बोस, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। कहकर कौशिकी ने दूध पीती हुई रूही पर एक नजर डाली और फिर एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, आज से करीब 2.5-3 साल पहले तक मेरी जिंदगी भी काफी बेफिक्र भरी थी। माँ बाबा की इकलौती बेटी होने की वजह से मुझे जितना लाड़ प्यार मिलना चाहिए था वो मिलता रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मैंने उनके इतने लाड़ प्यार का मान नहीं रखा। कहते हुए कौशिकी के लहजे में एक बेबसी सी थी, यूं जैसे अगर उसका बस चलता तो वो अपने अतीत से उन बुरी यादों को नोच कर फेंक देती। मलय दम साधे हुए उसकी बातें सुनते जा रहा था। कौशिकी ने आगे कहा, जब मेरी मुलाकात रघु से हुई तो मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी कंप्लीट सी हो गई है। मेरे आस पास जैसे एक ख्वाब की दुनिया बसने लगी थी जिसकी राजकुमारी मैं थी, और रघु मेरे सपनों का राजकुमार। वो मुझे माँ बाबा की तरह ही हमेशा एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करता था। ये सब उसके प्यार का ही असर था, जो मैं उसे प्रेमी से बढ़कर पति के रूप में देखने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बंद आंखों से देखे गए सपने टूटते जरूर हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। रघु के प्यार में मैं ऐसी सुहानी नींद सोई हुई थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मेरे सामने से सारे खूबसूरत रंग बदनुमा दाग में बदल गए। मलय पूरे ध्यान से कौशिकी की बातें सुन रहा था और कौशिकी जैसे अपने अतीत की बातें बताते हुए खुद भी उन्हीं यादों में खो सी गई थी। उसकी नजरों के सामने जैसे सारा अतीत एक बार फिर से किसी फिल्म की तरह गुजरने लगा था। कौशिकी अतीत में खोई हुई मलय को अपनी कहानी सुना रही थी। रघु ने 3-4 महीने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। वो मुझे कॉलेज के नोट्स अवेलेबल करवाने से लेकर मेरे छोटे बड़े हर मुसीबत में मेरी मुश्किल आसान करने की कोशिश करता रहा। यही नहीं, उस दौरान हमारे साथ ना जाने कितने ऐसे मौके आए जब वो हर तरह से मेरा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने मुझे तब तक माथे पर किस करने के अलावा किसी और नियत से छुआ तक नहीं, और मुझे उसकी ये बात सबसे ज्यादा मोह कर गई। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब मैंने तय कर लिया कि मैं माँ और बाबा से रघु को मिलवा दूंगी। भले ही हमारी शादी के बारे में अभी कोई फैसला ना लिया जाए, लेकिन मुझे माँ बाबा पर यह जाहिर कर देना था कि मैं फ्यूचर में शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रघु से। इतना कहकर कौशिकी ने कुछ सांसें ली
रोहित तब तक सो चुकी थी। मलय टकटकी लगाए हुए ध्यान से अब भी उसकी बातें सुन रहा था। कौशिकी ने आगे कहा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी रघु ने अचानक से कहा कि उसे ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे शहर जाना है। और ये सुनकर मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। ऐसा लगता था रघु ने जैसे मुझ पर कोई जादू सा कर दिया है और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। उसके जाने का सुनकर मैं बेचैन सी हो गई और फिर मैंने जिद लगा दी थी कि मुझे उसके साथ जाना है। वो मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। काफी समझाने के बाद रघु ने कहा कि अगर मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती तो मैं चाहूँ तो उसके साथ आ सकती हूँ। ये सुनते ही न जाने कौन सी भावना में बहकर मैंने उसके साथ जाने के लिए हामी भर दी। मलय को कौशिकी के लिए गए फैसले पर हैरानी सी हुई। उसने कुछ चौंकते हुए पूछा, लेकिन तुमने एक बार भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा? कौशिकी ने इनकार में सर हिलाया और फिर आगे कहा, और इसी हामी के साथ ही जैसे मेरी बर्बादी का खेल शुरू हो गया था। उसके साथ जाने की मेरी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। यहाँ तक कि रघु ने हमारी टिकट भी बुक करा दी थी। और जैसे वही वो पल था जब मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैं ये फैसला बेहद हड़बड़ी में कर रही हूँ और इसके बारे में मुझे माँ बाबा से बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन तब रघु ने कहा कि कोई भी माँ बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी किसी बेरोजगार के साथ चली जाए। इसलिए अगर मैंने ये बात माँ बाबा को बताई तो फिर मैं उसके साथ कभी नहीं जा पाऊंगी। और क्या पता मेरी इस बात से माँ बाप परेशान होकर मुझे कहीं भी आने जाने से मना कर दे। रघु की बात मुझे लॉजिकल लगी, इसलिए मैंने माँ बाबा को अपने जाने की बात बताने का इरादा कैंसिल कर दिया। मलय ने उसकी कहानी में डूबे हुए पूछा, फिर? कौशिकी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, फिर क्या? रघु ने मुझे यही समझाया कि 3-4 महीने बाद जब उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी तो हम दोनों शादी करके वापस कोलकाता लौट जाएंगे और माँ बाबा से माफी मांग लेंगे। मुझे रघु की ये बात सही लगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे माँ बाबा मुझे किसी भी हाल में माफ कर ही देंगे। बस यही सोचकर मैं रघु के साथ निकल गई। मुझे याद नहीं कि ट्रेन में जब मैं खाना खाकर सोई तो उसके बाद क्या हुआ। मेरी आंख जब सुबह खुली तो मुझे पता चला कि शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रघु मुझे हरियाणा के एक आदमी यशपाल के हाथों बेचकर अपनी दुनिया में वापस लौट चुका था। कहकर कौशिकी खामोश हो गई। मलय ने देखा कि उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहे जा रहे थे। उसने एक बार फिर से उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, तो इसका मतलब रघु को तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था? उसने इतने दिनों तक अच्छाई का लबादा इसलिए ओढ़ा ताकि तुम्हें फंसा सके? कौशिकी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यशपाल के घर आकर मैंने वहां से छुटने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने दिनों में मुझे एक भी मौका ऐसा नहीं मिला कि मैं उस हैवान के चंगुल से निकल सकूं। हाँ, यशपाल वाकई एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जो हर रात मुझे काट खाता था और हर सुबह एक जिंदा लाश की तरह एक बार फिर से तैयार हो जाती थी। मैंने यशपाल के घर वो हर काम किया जो मुझे मेरी माँ कभी करने नहीं देती। मैंने गाय भैंसों के गोबर उठाए, मैंने उनके उपले तक बनाए, घर को और यशपाल की दूध मुही बच्ची को भी संभाला। कौशिकी के दर्द भरी आवाज और उसकी कहानी सुनकर मलय को भी एक अजीब से दुख का एहसास होने लगा, जबकि कौशिकी बोले जा रही थी। लोग कहते थे कि यशपाल की पहली बीवी भी इसी कारण से चल बसी थी। यशपाल उसके साथ बिस्तर पर जानवरों जैसा बर्ताव करता था। यशपाल की पहली बीवी की कहानी सुनकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि एक ना एक दिन मैं भी यशपाल की हरकतों से मरने की कगार पर पहुंच जाऊंगी। यही वजह थी मैंने एक दिन मौका देखकर अपने आजाद होने की आखिरी कोशिश कर डाली। ऐसी ही रात थी जब यशपाल अपनी मनमानी करने के लिए मुझ पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह से आती शराब की गंध ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहकर कौशिकी ने कुछ गहरी सांसें ली, यूं जैसे अतीत के वो पल वो एक बार फिर से जी रही है। उसका चेहरा दर्द के एहसास से सुर्ख हो चला था। उसने फिर आगे कहा, मैंने अंदाज से अंधेरे में ही टिटोल कर सिरहाने रखा पीतल का लोटा उठाया और यशपाल के सर पर दे मारा। फिर उसके सर से बहता हुआ खून देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मर गया है। यशपाल की बूढ़ी माँ गहरी नींद में सोई हुई थी।
मैंने चुपके से कुछ जरूरी सामान समेटा और एक हाथ में नन्ही रूही को लिए उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल आई। रूही मेरी बेटी नहीं है, यशपाल उसकी पहली बीवी की है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से एहसास था कि मेरे जाने के बाद इस बच्ची के साथ क्या होने वाला है। बस यही एहसास मुझे रूही को अपने साथ लेने पर मजबूर कर गया। हालांकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर आती तो यशपाल और उसके आदमी मुझे इस तरह से नहीं ढूंढ रहे होते, और इस तरह से हरियाणा से दिल्ली होते हुए मैं यहाँ वापस अपने घर आ पहुंची। मलय ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम यही कोलकाता से ही बिलोंग करती हो ना, तो फिर अपने घर क्यों नहीं गई? तब कौशिकी ने जैसे खुद पर हंसते हुए कहा, गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे ऊपर एक मुसीबत और टूट पड़ी थी। जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि बाबा ने वो घर किसी और को बेच दिया है, और खुद ट्रेन की पटरी पर लेटकर माँ और बाबा दोनों ने सुसाइड कर लिया। कहते हुए कौशिकी के मुंह से एक सिसकारी सी निकली और उसने अपनी सिसकियों का गला घोटते हुए मलय की तरफ देखकर कहा, और फिर आगे की कहानी आपको मालूम है। मैं तब से उन गुंडों से बचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब लगता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी अभी जो यहाँ आया था वो और कोई नहीं बल्कि रघु ही था। ये सुनकर मलय की आंखें हैरानी से चौड़ी होती चली गई। उसने कुछ कंफ्यूज होते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये आदमी रघु ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है? कौशिकी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये इस काम में अकेला नहीं है, बल्कि कोलकाता की कई बड़ी बड़ी और मशहूर हस्तियां इसके साथ इसके काम में शामिल है। मलय ने एक गहरी सांस ली और फिर कौशिकी के बगल में सोफा पर बैठते हुए कहा, लेकिन अब इस रघु को ढूंढा कैसे जाए? तुम्हें इसका कोई ठिकाना मालूम है? पूछते हुए मलय के चेहरे पर एक फिक्र सी थी। अभी मलय और कौशिकी बातें कर ही रहे थे कि तब तक रोशनी वापस आ गई। मलय ने रोशनी को देखते ही उसे रघु के आने के बारे में बताया। रघु के आने का सुनकर रोशनी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, तो कौशिकी ने उसे धीरे से पूछा, वैसे तुम रघु को कैसे जानती हो? रोशनी ने कुछ सोचते हुए कहा, रघु से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो रिश्ता बनाने की कोशिश जरूर कर रहा था। जब मेरे पति की मौत हुई उसके कुछ दिनों बाद मेरी और रघु की मुलाकात किसी मॉल में हुई थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और बातें बढ़ने लगी। तब उसने मुझे प्रपोज करके अपने साथ इसके गांव जाने के लिए कहा था कि वहां वो मुझसे अपने माँ बाबा के सामने शादी करना चाहता है। लेकिन मुझे अपने पति की मौत के बाद दोबारा से शादी के बारे में सोचना सही नहीं लग रहा था, और फिर मेरे साथ मेरी बेटी भी थी। मैंने ना जाने कितनी कहानियां सुन रखी थी कि अगर माँ शादी कर ले तो बेटियां दरबदर सी हो जाती है। बस यही वजह थी कि रघु की कई सारी अच्छी आदतों से इम्प्रेस होने के बावजूद भी मैं उसके साथ ना तो शादी के लिए तैयार हो सकी और ना ही उसके साथ गांव जाने के लिए। इसी गुस्से में आकर उसने मेरे साथ बातचीत करना तक छोड़ दिया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज इतने दिन बाद अचानक से उसे मेरी याद कैसे आ गई। रोशनी की बात सुनकर कौशिकी ने एक ठंडी सांस ली और एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, दुर्गा माँ का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। उसकी बात सुनकर रोशनी ने हैरान होते हुए कहा, बच गई? मैं आपका मतलब समझी नहीं मैम। तब मलय ने उसे शॉर्ट में रघु की सारी हकीकत बताई, जिसे सुनकर रोशनी का भी मुंह खुला का खुला रह गया। तब मलय ने कहा, मुझे लगता है कि फिलहाल रघु से उलझने से बेहतर है रोशनी कि तुम कुछ दिनों के लिए अपना ठिकाना बदल दो। मैं तुम्हारे लिए किसी होटल में रुकने का इंतजाम करता हूँ, ताकि तुम रूही के साथ वहाँ कुछ दिनों के लिए रह सको। तब तक मैं इधर देख लूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जल्दी से अपना जरूरी सामान पैक कर लो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। कहकर मलय ने कौशिकी की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले जहाँ कौशिकी के चेहरे पर उलझन और परेशानी के भाव थे, न जाने क्यों अब वो सारे भाव बदल से गए थे। अब वहाँ एक इत्मीनान सा नजर आ रहा था। उधर रघु ने रोशनी के घर से निकलते ही सतीश को कॉल लगाकर कहा, यार मैं रोशनी के घर गया था तो पता है मैंने वहां किसे देखा? सतीश पहले से ही कुछ उलझन में था। उसने जले हुए लहजे से कहा, ये पहेलियां बुझाना बंद कर और सीधे सीधे बात बता कि रोशनी कौन है और तूने रोशनी के घर किसे देखा? तब रघु ने मुस्कुराहट भरे अंदाज में कहा, अरे रोशनी, जिसके पास से हमारे आदमी यशपाल की बेटी को उड़ाते उड़ाते चुक गए थे, वो बंदी और कोई नहीं,
बल्कि वो लड़की थी जो मेरा शिकार बनते बनते रह गई थी। ये सुनकर सतीश ने कहा, ओके, और तूने उसके घर किसको देखा? तब रघु ने राज भरे अंदाज में कहा, वहां और कोई नहीं बल्कि मलय बॉस मौजूद था। ये सुनकर जैसे सतीश को एक करंट सा लग गया। उसने चौंकते हुए दोहराया, लेकिन मलय बॉस वहां क्या कर रहा था और वो रोशनी को कैसे जानता है? तब रघु ने कहा, मुझे क्या पता भाई, मैं तो रोशनी से मिलने गया था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो मैं शॉक्ड रह गया। फिर मैंने उससे रोशनी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है, और हाँ, उसे ये भी याद है कि उसने मुझे तेरे साथ देखा था, लेकिन जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने तुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया, ताकि उसे ये ना लगे कि उस दिन हम जब मिले थे तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तब सतीश ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तूने सही काम किया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उधर पुलिस से खबर मिली है कि 3 साल पहले हमारे कांड वाला केस पेपर फिर से खुलने वाला है। हालांकि उस केस के खुलने से ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि उससे जुड़े सारे सबूत तो हम पहले ही मिटा चुके हैं। लेकिन जब ये पता चला कि ये कोई नहीं बल्कि मलय बॉस खुलवाना चाहता है, तब से हम खुद ये बात सोच सोच कर परेशान हैं। आखिर ये रोशनी और मलय का चक्कर क्या है, और क्यों वो लड़का गड़े मुर्दे उखाड़ना चाह रहा है? सतीश के लहजे में फिक्र थी, लेकिन रघु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, उससे अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला भाई, लेकिन इस केस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही अगर बॉस ने इस बारे में कुछ सीरियसली नहीं सोचा तो कहीं उनके फंसने के चांसेस ना बन जाए। सतीश ने उसे डांटते हुए कहा, बॉस बहुत पहुंची हुई चीज है रघु, वो नहीं फंसने वाले। उसने ऐसे ही वक्त के लिए हम जैसे छोटे मोटे लोगों को तैयार कर रखा है, ताकि वक्त आने पर राजा अपने सिपाहियों की बलि दे दे और खुद गद्दी पर बैठा रहे। तो अगर कोई भी बात खुलती है तो मुसीबत हमारे लिए खड़ी होने वाली है भाई, बॉस के लिए नहीं। तू ही बता, आज तक हमने इतने कांड किए, लेकिन क्या कहीं पर बॉस का कोई जिक्र भी आया? वो तो बस एक परछाई की तरह इस बिजनेस में मौजूद है। सतीश की इस बात पर रघु ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक कह रहा है भाई। फिर सतीश ने ये कहकर कॉल कट कर दी कि वो बॉस से बात करके आगे की स्ट्रेटजी पर डिस्कस कर लेगा। मलय कौशिकी के साथ रोशनी और रूही को लिए एक नॉर्मल से लेकिन ठीक ठाक होटल में चला आया। कमरा बुक करने से लेकर सारे इंतजाम करके कौशिकी और मलय वापस लौटने को थे। तभी होटल से निकलते हुए कौशिकी की नजर नीचे बने रेस्टोरेंट के कॉर्नर वाले टेबल पर पड़ी और वो कुछ ठिठक सी गई। वहां और कोई नहीं बल्कि वकील अंकल और देवदत्त काकू बैठे हुए थे। कौशिकी की नजर उन पर पड़ते ही उसे वकील अंकल की बात याद आ गई, जब उन्होंने कौशिकी से इत्मीनान से मिलने के लिए कहा था। लेकिन इस इधर उधर के चक्कर में कौशिकी के पास से वकील साहब का नंबर गुम हो गया था। इसीलिए अभी उन्हें यहाँ देखकर कौशिकी ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ वकील अंकल यही मिल गए, वरना मैं इन्हें ढूंढने कहाँ जाती। ये सोचते हुए उसने साथ चल रहे मलय से कहा, मेरे कुछ जानने वाले उधर बैठे हैं, मैं बस 2 मिनट उनसे मिलकर आती हूँ। ये सुनकर मलय ने कुछ झुंझलाते हुए कहा, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए काफी लेट हो चुका हूँ। कौशिकी, वो तो शुक्र मनाओ कि अभी तक बाबा का कॉल नहीं आया, वरना मेरी अच्छे से खबर ले ली जानी थी। ये सुनकर कौशिकी ने कहा, ठीक है, फिर एक काम करिए, आप ऑफिस के लिए निकल जाइए, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। लेकिन मलय ने ये सुनते ही एकदम से इनकार करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है रघु और उसके आदमी कुत्तों की तरह तुम्हारे ताक में बैठे हैं, और उसके बाद भी तुम ये रिस्क लेना चाहती हो। मलय ने कहा तो जैसे कौशिकी को भी ध्यान आया, उसने जल्दी से कहा, बस 2 मिनट, मैं बस वकील अंकल से उनका फोन नंबर ले आती हूँ। कहकर वो मलय के जवाब का इंतजार किए बगैर ही उनके टेबल की तरफ बढ़ गई। लेकिन अभी वो वकील साहब को पुकारने ही वाली थी कि तभी उसने देवदत्त काकू की आवाज सुनी। मजूमदार साहब की वसीयत के मुताबिक उन्होंने घर बेचकर जो पैसे रखवाए हैं वो इसी शर्त पर रखवाए हैं ना, कि अगर 5 सालों तक कौशिकी लौटकर वापस ना आई तो उन पैसों पर मेरा हक हो जाएगा, और ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस डील में आपको भी शामिल कर लिया जाए। देवदत्त की ये बात सुनकर कौशिकी के पैर वहीं के वहीं जम से गए। देवदत्त और वकील साहब वहां पर कौशिकी की मौजूदगी से अनजान अपनी बातें किए जा रहे थे। देवदत्त ने आगे कहा,
मुझे लगा था कि कौशिक की बिटिया वापस लौटकर नहीं आएगी, लेकिन उस दिन अचानक बार में वह मुझसे मिलने चली आई। इसलिए मैंने उसे टाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इस बारे में एक बार आपसे बात की जा सकती है। तो मेरी डील ये है, वकील साहब की मजुमदार साहब की उस वसीयत के बारे में या तो आपको पता है या फिर मुझे। मैं कौशिकी को ये बात नहीं बताऊंगा, और आप भी कौशिकी को ये बात ना बताए तो इसके लिए मैं आपको आधी रकम देने के लिए तैयार हूँ। कौशिकी ने देखा ये बात सुनते ही वकील साहब के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्होंने देवदत्त की तरफ राज भरे अंदाज में देखते हुए कहा, यार देवदत्त, तुम तो बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले। देवदत्त अपनी तारीफ पर फूले नहीं समा रहा था। उसने खुश होते हुए पूछा, तो मैं समझूं कि आपको ये डील मंजूर है? तब वकील साहब ने बेशर्म की तरह हंसते हुए कहा, अरे कोई नीरा बेवकूफ ही होगा जो इतनी अच्छी डील से इनकार करेगा। और भाई, एक वकील होने के नाते मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि घर आती हुई लक्ष्मी को नकार दूं। अरे माँ बाप को इतना बड़ा धोखा देने की सजा कुछ उस लड़की को भी तो मिले, जिसने अपने प्रेमी के संग भागने से पहले एक बार भी अपने उन माँ बाबा के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने हमेशा उसका हर तरह से ख्याल रखा। और वैसे भी इतने दिन में उसे अपने लिए अर्न करने के लिए कोई ना कोई सोर्स तो मिल ही जाएगा। वकील साहब के हामी से देवदत्त काफी खुश हो गया। हालांकि उनसे बात करने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मजुमदार साहब के इतने वफादार आदमी वकील साहब उसका इस गद्दारी में साथ नहीं देंगे, जबकि दूसरी तरफ वकील साहब भी ये सोच रहे थे कि मजुमदार साहब की जिंदगी में उनकी भक्ति करने वाला देवदत्त इतना बड़ा धोखा करने की सोचेगा। अभी दोनों के मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी देवदत्त ने कहा, तो फिर देर किस बात की? वकील साहब ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ वक्त बीतने दो देवदत्त, फिर मैं देखता हूँ कि इस केस को तुम्हारे लिए वैलिड कर सकते हैं। तब तक हम दोनों को ही इस मसले पर खामोश रहना होगा। कौशिकी वही एक पिलर के पीछे खड़े होकर दोनों की एक एक बात सुन रही थी। यहाँ तक कि मलय भी उसके पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था और उसने भी देवदत्त और वकील साहब की बात सुन ली थी। कौशिकी आगे बढ़कर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मलय ने उसका हाथ थामकर उसे रोकने का इशारा किया। कौशिकी मन में कुछ सोचकर वही खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ ही देर में वकील साहब और देवदत्त वहां से जा चुके थे। तब कौशिकी ने पिलर का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा, कितने धोखे हैं इस दुनिया में। जिसे देखो वही अपने साथ वाले आदमी को धोखा देने की तैयारी करता है। यहाँ मैं पैसे की अभाव में दर दर की खाक छान रही हूँ और उधर वो लोग मेरे माँ बाबा के पैसों को हड़पना चाह रहे हैं। ये दोनों तो वो लोग हैं जिन पर मेरे माँ बाबा को सबसे ज्यादा विश्वास था और यही दोनों विश्वासघात कर रहे हैं। कहते हुए कौशिकी की आंखें छलकने लगी थी। मलय ने उसे सहारा देते हुए कहा, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं घर चलकर देखता हूँ कि इन्हें कैसे डील किया जा सकता है। तुम चलो यहाँ से। मलय की बात सुनकर कौशिकी को भी लगा कि अभी उसे वापस घर लौटना चाहिए, क्योंकि रघु के आदमियों का खतरा उस पर हर वक्त मंडरा रहा था। बोस बाबू एक गुमनाम जगह बने अपने ऑफिस के विशाल चेयर पर बैठे गहरी फिक्र में थे। सामने सतीश बैठा उन्हें सारे अपडेट्स दे चुका था। उन्होंने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, मुझे लगता है अगर अगले कुछ दिनों में मलय को यहाँ से हटाया नहीं गया तो वो मेरे इतने दिनों से चल रहे इस हिडन बिजनेस को जरूर कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मलय इस तरह से मेरे लिए परेशानियां खड़ी करेगा। सतीश ने दबी दबी जबान में कहा, वैसे सर, अगर वो 3 साल पहले वाला केस खुलता भी है तो उसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? तब बोस बाबू ने झट से कहा, आज तक किसी केस में तुम्हारा नाम आया है सतीश? नहीं ना? तो फिर इसमें भी नहीं आएगा। तुम बस मेरा एक काम करो, तुम मलय को लेकर इसी 1-2 दिन में दुबई निकल जाओ। मैं वही किसी प्रोजेक्ट की बात करके मलय को भेजने का इंतजाम करता हूँ। इससे हम दोनों को फायदा होगा। एक तो ये कि मलय इन सब केसेस से दूर हो जाएगा और फिर दूसरा फायदा ये होगा कि उसके पीछे हम उसकी पत्नी का कोई ना कोई ठिकाना तो जरूर निकाल देंगे। ये सुनकर सतीश ने कुछ इत्मीनान होते हुए कहा, यही सही रहेगा सर, मैं आज ही सारे इंतजाम करवाता हूँ, आप बस मलय को राजी कर लीजिए। कहकर सतीश वहां से निकल गया, जबकि बोस बाबू ने अपनी चेयर से उठकर चहलकदमी करते हुए मन ही मन जैसे खुद से कहा,
इसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक यही है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मैं इसका बाप हूँ। सोचते हुए बोस बाबू दुबई में अपने एक क्लाइंट को कॉल लगाने लगे। डिनर से निपटकर जब चंद्रिका निवास के डाइनिंग हॉल में सब उठने लगे तो अचानक से बोस बाबू ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, अपनी मटर गश्ती में खोए हुए रहते हो, तुम्हें खबर भी है कि हमें दुबई वाला प्रोजेक्ट मिल गया है। ये सुनकर मलय ने कुछ खुश होते हुए कहा, कांग्रेट्स बाबा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इस प्रोजेक्ट के लिए तो आप पिछले 3 महीनों से परेशान हैं। उर्मी जी ने भी जब ये सुना तो उन्होंने सामने रखी हुई मिठाई के प्लेट सबकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। ये लीजिए, सब मुंह मीठा कीजिए। तब बोस बाबू ने कहा, सिर्फ खुशियां मनाने से ही काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारियां भी निभानी होगी और मैंने ये तय कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट को तुम खुद डील करोगे। मलय ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर बाबा। तभी बोस बाबू ने जैसे धमाका करते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें 2-3 दिन में ही दुबई के लिए निकलना पड़ेगा। सतीश तुम्हारे साथ जाएगा, उसे दुबई में कुछ काम है तो इसलिए अपनी जरूरी पैकिंग शुरू कर दो। लेकिन दुबई जाने का सुनकर मलय और कौशिकी को दोनों को जैसे कुछ टेंशन सा हो गया। मलय ने कहा, लेकिन बाबा, मैं अभी दुबई कैसे जा सकता हूँ? मुझे इस प्रोजेक्ट का ज्यादा कुछ पता नहीं है। आप हरीश को भेजिए ना, जो शुरू से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां कर रहा है। ये सुनकर बोस बाबू ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा, बस तुम्हारी यही दिक्कत है कि तुम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते। मैं पूछता हूँ, ये करोड़ों का अंपायर क्या मैं हरीश के भरोसे छोड़कर जाऊंगा? इकलौते वारिस होने के नाते तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। कहते हुए उन्होंने मिठाई लेने के लिए बढ़ाया हुआ हाथ वापस खींच लिया और सामने रखे प्लेट को गुस्से से दूसरी तरफ धकेल दिया। उर्मी जी ने उनका चेहरा देखते हुए धीरे से कहा, अपने गुस्से में यूं अन्न का अपमान तो मत कीजिए। ये सुनकर बोस बाबू बिफरते हुए बोले, अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाती कि वो मेरे फैसले का सम्मान करना सीखे? इसे तो आराम तलबी की आदत हो गई है। सब कुछ ऐसे पका पकाया मिलता है और ये यहाँ बैठकर राज करे। अरे बिजनेस ऐसे ही नहीं बढ़ता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारे लाडले को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना, तो फिर करो, जिसको जो मनमानी करनी है करो। मैं ये प्रोजेक्ट विथड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये कंपनी हरीश के भरोसे नहीं चलाना चाहता। ये सब देखकर सुनकर उर्मी जी की आंखों में आंसू थे और जब मलय की नजर उन पर पड़ी तो उसने जैसे एक ही पल में फैसला ले लिया। उसने बोस बाबू से कहा, ठीक है बाबा, आप इतना परेशान मत होइए, मैं दुबई जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बोस बाबू के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान बिखर गई, लेकिन मलय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर जहां बोस बाबू की त्योरियां चढ़ गई, वहीं उर्मी जी और कौशिकी दोनों ही ये सुनकर कुछ घबरा सी गई। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि बोस बाबू इस बात पर कितना गुस्सा कर सकते हैं। उन्होंने मलय को देखते हुए झिड़की भरे अंदाज में कहा, मलय, तू पागल हो गया है? बाबा से ऐसे बात करते हैं क्या? बोस बाबू ने उर्मी जी की तरफ गुस्से भरी नजर डालते हुए कहा, देख लो अपने लाडले को, अब यही इतना बड़ा हो गया है कि बाप से शर्त लगाने चला है। लेकिन मलय पर उनके इस ताने का कोई असर नहीं पड़ा। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं कौशिकी के साथ दुबई जाऊंगा। ये सुनकर बोस बाबू की भवें तन सी गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वहां घूमने नहीं भेज रहा हूँ, तुम वहां काम से जा रहे हो, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि तुम अपने साथ कोई दुम छल्ला लेकर जाओ। कौशिकी वहां पर बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। तब मलय ने कहा, मेरी पत्नी है ये, कोई दुम छल्ला नहीं, इसलिए मैं कौशिकी को साथ लेकर जाऊंगा। अब 24 घंटे मैं काम में ही तो नहीं रहूंगा, इसी बहाने कौशिकी का भी घूमना हो जाएगा। ये सुनकर उर्मी जी ने झट से कहा, ठीक है तो कह रहा है मलय, कायदे से हमें इन्हें शादी के बाद कहीं घूमने भेजना चाहिए था, लेकिन अपनी उलझन में तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब जब मौका मिल रहा है तो जाने दीजिए बहू को भी, एक साथ दोनों काम निपट जाएंगे। बोस बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौशिकी को मलय के साथ जाने से कैसे रोके। उनके पास इनकार करने का अब कोई बहाना नहीं बचा था, लेकिन फिर उन्हें अचानक से जैसे ख्याल आया।
फिलहाल मेरा मन मकसद मलय को यहाँ से दूर करने का है। कौशिकी को तो मैं कभी भी देख लूंगा। ये ख्याल आते ही उन्होंने कुछ बनावटी थके हारे अंदाज में कहा, जो तुम लोगों के मन में आता है करो। मेरे काम में अगर कोताही हुई तो याद रखना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहकर बोस बाबू गुस्से में वहां से चले गए, जबकि कौशिकी को न जाने क्यों अब सब अच्छा नहीं लग रहा था। और उधर उर्मी जी मलय के इस फैसले से बेहद खुश थी, वरना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले पेपर्स देखकर वो ऐसा महसूस कर रही थी कि मलय और कौशिकी का साथ ज्यादा दिन तक का नहीं है। कुछ ही देर में मलय भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल गया। तब उर्मी जी ने कौशिकी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे मलय का ये फैसला बेहद सही लगा। मुझे लगता है ये ट्रिप तुम लोगों के लिए शुभ साबित होगी और मलय इस ट्रिप के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात भूलकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना लेगा। अब जाओ और अभी से जाने की पैकिंग शुरू करो। कहकर उन्होंने कौशिकी के सर पर हाथ फेरा। उर्मी जी का ऐसा ममता भरा रूप देखकर कौशिकी को बरबसी अपनी माँ की याद आने लगी थी और उसकी आंखें भीग सी गई। उर्मी जी उसके बाद किचन में चली आई। कुछ देर बाद कौशिकी जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मलय ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। उसे देखते ही मलय ने कहा, तुम्हें नहीं लगता इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट के सिलसिले में दुबई जाना बेस्ट डिसीजन है? इस तरह तुम कुछ दिन के लिए सीन से गायब हो जाओगी तो शायद रघु और उसके आदमी तुम्हारा पीछा करना छोड़ देंगे। मलय ये बात काफी खुश होकर बता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी सी छाई हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं, मुझे लगता है कि मैंने बाबा को नाराज होने का एक और मौका दे दिया। आपको मेरे जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तब मलय ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था। न जाने क्यों मलय की ये बात सुनकर कौशिकी को एक अजीब सा एहसास हुआ। मलय धीरे धीरे बदल सा रहा था। वो पहले दिन वाली झिड़की जैसे कहीं खो सी गई थी। उसे आज भी याद था जब शोभना के बारे में सवाल करने पर मलय ने उसे कितनी बुरी तरह से डांटा था। मलय के बदले हुए ये अंदाज अचानक से कौशिकी को काफी गहराई से महसूस होने लगे थे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि मलय ने कुछ याद करते हुए कहा, अच्छा हाँ, मैंने एक एडवोकेट से तुम्हारे केस के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे तो इस केस में हम पुलिस के थ्रू वो डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि अगर तुम्हारी माँ बाबा की उस वसीयत के बारे में किसी तीसरे आदमी को भी पता हो, उसके रेफरेंस से तुम उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हो। तो तुम्हें लगता है ऐसा कोई आदमी हो सकता है जिससे मिस्टर एंड मिसेस मजुमदार ने अपनी विल वाली बात की हो? कौशिकी ने एकदम से इनकार से सिर हिलाते हुए कहा, माँ बाबा की लव मैरिज थी, इसलिए हमारे ननिहाल ददिहाल में से कहीं भी आना जाना नहीं हुआ। इसीलिए मुझे किसी ऐसे आदमी का ध्यान नहीं है जिसके साथ माँ बाबा ने अपनी वसीयत शेयर की हो। ये सुनकर मलय एक बार फिर सोच में पड़ा। उसने कहा, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम पुलिस में कंप्लेन करके उस वकील और देवदत्त से वो पेपर निकलवाए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं रघु को इन सब के दौरान तुम्हारे बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि जैसा तुमने बताया कि उसके इस धंधे में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और जिस हिसाब से वो लोग तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, अब उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी तुम्हारे यहाँ की कोलकाता की लोकेशन के बारे में उसे बता देगा। अभी मलय कह ही रहा था कि जैसे अचानक से कौशिकी को याद आया, रूमा जी, हाँ, रूमा जी ऐसी है जिससे शायद माँ बाबा ने अपनी वसीयत के बारे में कुछ कहा हो। हम उनसे पूछकर देख सकते हैं। ये सुनते ही मलय ने पूछा, अब ये रूमा जी कौन है? तब कौशिकी ने बताया, माँ बाबा ने अपना घर रूमा जी के ही हाथों बेचा था। मैं जब यहाँ आई थी तो उन्होंने ही मुझे अपने घर में एक रात रुकने के लिए कहा। मैं उनसे बात करके देख सकती हूँ। कहते हुए कौशिकी ने अपने बैग में उसका नंबर तलाशना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की खोज के बाद ही कौशिकी के हाथ में रूमा का नंबर था। कौशिकी ने फौरन अपने मोबाइल से वो नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज उभरी। कौशिकी एकदम से घबरा सी गई। उसे एहसास हो गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि रूमा का पति है, और ये एहसास होते ही उसने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मलय ने उसकी उड़ी हुई रंगत देखी तो पूछा, क्या हुआ? किसी ने फोन पिक किया कि नहीं? तब कौशिकी ने कहा, नहीं, कॉल शायद रूमा के हस्बैंड ने उठाई थी, लेकिन उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है।
इसलिए शायद उनसे रुमा के बारे में पूछना सही नहीं होगा। हमें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। ऑफिस टाइम में शायद वो घर पर ना हो और हमारी रुमा से बात हो जाए। ये कहते हुए कौशिकी की आंखों में उम्मीद की एक चमक सी थी। वो रात जैसे कौशिकी ने कांटों पर लेट कर बिताई। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर माँ बाबा के विल की कोई खबर मिल गई तो उसके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। उसने सोच लिया था कि वो सारे पैसे और रूही को लेकर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएगी, जहां वहां बाकी की जिंदगी चैन से गुजार सके। किसी तरह देर रात उसकी आंख लगी। अगली सुबह जैसे ही 10 बजे उसने कुछ देर और इंतजार करके एक बार फिर से रुमा का नंबर डायल किया। इस बार दूसरी तरफ रुमा ही थी। कौशिकी ने धीरे से कहा, हेलो रुमा जी, मैं कौशिकी मजूमदार, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रुमा जैसे कौशिकी की आवाज सुनकर एकदम से खिल सी गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ कौशिकी, बोलो ना, तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गई। उस दिन वो गुंडे तुम्हें ढूंढने घर में आए। उसके बाद से तुम कहाँ हो, कैसी हो, ये सोचकर मुझे अक्सर तुम्हारी याद आती रही। मिसेस मजूमदार आखिरी बार जाते हुए बस बार बार तुम्हारे बारे में ही बातें किए जा रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। माँ के बारे में सुनकर कौशिकी की आंखें एक बार फिर से भीग चली थी, लेकिन इस बार उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रुमा जी। इत्तेफाक से मुझे आप ही की तरह किसी और ने भी ठिकाना दे दिया, तो मैं अभी तक सही सलामत हूँ। दरअसल मैंने आपसे एक बात पूछने के लिए कॉल किया था। रुमा ने कहा, हाँ पूछो ना। तब कौशिकी ने विल वाली बात पूछी। ये सुनते ही रुमा ने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने ऐसी किसी बात का जिक्र मेरे सामने तो नहीं किया था। यह सुनते ही कौशिकी का चेहरा कुछ उतर सा गया। मलय जो लगातार टकटकी लगाए कौशिकी को रुमा से बात करते हुए देख रहा था, उसने जब उसके चेहरे पर छाई मायूसी देखी तो फौरन समझ गया कि कौशिकी को वहां से कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए वो उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर कुछ बातें करके कौशिकी मायूस सी होकर फोन रखने ही वाली थी कि तभी रुमा ने जैसे कुछ याद करते हुए कहा, 1 मिनट कौशिकी। रुमा के मुंह से ये सुनते ही कौशिकी के मन में एक उम्मीद सी जग गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ प्लीज बताइए ना। तब रुमा ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मुझे ऐसा कुछ तो याद नहीं आया कि उन्होंने कभी ऐसा कोई जिक्र किया हो, लेकिन क्या तुमने एक बार वो बैग चेक किया है जो मैंने तुम्हें दिया? ये सुनकर कौशिकी ने कुछ याद करने की कोशिश की और जैसे चौंक सी गई। उसे याद आया कि बैग में कुछ पेपर्स अलग अलग एनवेलप में भी किए हुए थे, जिन्हें उसने वैसे ही छोड़ दिया था। अभी याद आते ही कौशिकी ने झट से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुमा जी, मैं अभी उस बैग में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को चेक करके देखती हूँ। कहकर उसने झट से कॉल रखा और फिर भागती हुई कबर्ड के पास चली आई, जहाँ वो बैग रखा हुआ था। एक के बाद एक कई सारे एनवेलप खोलते हुए कौशिकी की नजर अब एक आखिरी लिफाफे पर ठहरी हुई थी। ये आखिरी लिफाफा उसकी आखिरी उम्मीद था। उसने झट से वो एनवेलप खोला। जल्दी से जल्दी उसने निकले हुए पेपर्स पर नजर दौड़ाई तो जैसे उसकी आंखों की खोई हुई चमक वापस लौट आई थी। उस एनवेलप में घर के एग्रीमेंट के पेपर्स थे और साथ ही वो वसीयत भी थी, जिसमें मिस्टर मजूमदार ने कौशिकी के लिए कुछ कंडीशंस के साथ पूरे पैसे रखे थे। ये देखते ही कौशिकी की आंखों में खुद ब खुद आंसू से आ गए। अचानक से उसका मन एकदम हल्का हो चुका था। ये सोचकर ही उसे सबसे अनोखा लग रहा था कि अब उसे दूसरों के रहमो करम पर चंद्रिका निवास में नहीं रहना पड़ेगा। कौशिकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बस अब शाम का इंतजार कर रही थी जब मलय ऑफिस से वापस आने वाला था। काफी इंतजार करने के बाद मलय जब रात में वापस लौटा तो कौशिकी ने उसके कमरे में आते ही सबसे पहले उसे बताया, दुर्गा माँ की कृपा से मुझे वो कागज मिल गए हैं जिसमें घर के पेपर और पापा की वह विल मौजूद है। मुझे जल्द से जल्द वकील अंकल से मिलकर वो पैसे अपने अंडर में लेने के प्रोसेस को शुरू कर देना होगा। बस कुछ दिन और मिस्टर बोस, उसके बाद मैं कहीं पर छोटा मोटा सा घर लेकर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। ये सुनते ही मलय कुछ शांत सा पड़ गया। कौशिकी ने जब उसे ऐसे शांत देखा तो न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मलय उसकी खुशी से खुश नहीं है। हालांकि वो जानती थी कि वो मलय की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती और उसकी खुशी या उसका दुख मलय के लिए कोई मायने नहीं रखता।
लेकिन फिर न जाने क्यों इतनी बड़ी खुशी की बात सुनकर भी मलय के चेहरे पर ऐसी मायूसी देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, मेरी इतनी बड़ी खुशी से आप खुश नहीं हैं मिस्टर बोस? तब मलय ने जैसे चौंकते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कौशिकी, बस मुझे तुम्हारा ये फैसला परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अभी रूही को लेकर अकेले कहीं रहना अफोर्ड कर सकती हो? I mean, तुम्हें पता है ना कि रघु और उसके आदमी तुम्हें अब भी तलाश रहे हैं। ये सुनकर कौशिकी खामोश हो गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे मालूम है मेरे लिए ये सब मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ से कहीं और जाकर बस जाऊंगी, कहीं दूर जाकर, जहाँ रघु और उसके लोग मेरी परछाई भी ना पा सकें। और वैसे भी मैं 1 महीने बाद जाऊं या 8 महीने बाद, जाना तो मुझे यहाँ से फिर भी है ही, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये एक ऐसा सच था जिससे मलय भी नजरें नहीं चुरा सकता था। लेकिन इतने दिनों में जिस तरह से कौशिकी ने चंद्रिका निवास में उर्मी जी के साथ मिलकर परिवार के प्रति अपनी ड्यूटी निभाई, उसके बाद न जाने क्यों मलय का दिल एक मायूसी सा महसूस कर रहा था। लेकिन अभी वो कौशिकी के सामने ऐसा कुछ भी जिक्र करके उसकी खुशी कम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से खामोशी से उठ गया। उधर बोस बाबू ने जब सतीश को मलय के साथ साथ कौशिकी के जाने की भी बात बताई तो सतीश भी कुछ झुंझला कर रह गया। लेकिन फिर बोस बाबू ने कहा, फिलहाल मलय का यहाँ से दूर रहना ज्यादा जरूरी है, कौशिकी को तो हम बाद में भी देख लेंगे। तब जैसे सतीश को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई, इसलिए वो खामोश हो गया। तभी जैसे सतीश के दिमाग में एक आइडिया सा कौंधा। उसने बोस बाबू का मूड पढ़ते हुए धीमे लहजे में कहा, वैसे तो सर ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर वाकई आपको इस लड़की को मलय बाबू की जिंदगी से बाहर निकालना है तो मुझे लगता है कि हमें दुबई ट्रिप से बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों ना इतिहास दोहराया जाए। ये सुनते ही जैसे बोस बाबू की आंखों में भी एक चमक सी आ गई। उन्होंने तारीफ भरी नजरों से सतीश को देखते हुए कहा, कभी कभी मुझे अपने सिलेक्शन पर काफी प्राउड फील होता है सतीश, कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को काम पर रखा। सतीश ने भी खुश होते हुए कहा, सब आपकी ही मेहरबानी है सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा, वरना मैं छोटा सा आदमी, मुझे कहाँ पता था कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियत उभारी जा सकती है। बोस बाबू ने उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर एक काम करो, इतिहास को दोहराने दो। अब एक बाप क्या ही कर सकता है, अगर हर बार उसके बेटे का चुनाव ही गलत हो तो ये हमारे लिए सही कदम भी होगा। अभी मलय की शादी की बात किसी को पता नहीं है, ऐसे में जितनी देर होगी हमें मलय से उस लड़की का पीछा छुड़ाने में उतना ही वक्त लगेगा। बैठे बिठाए एक नया शिकार मिल रहा है हमें, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या ही होगी। कहकर बोस बाबू ने सामने रखी कॉफी का मग उठा लिया और कुछ सोचते हुए सिप लेने लगे। ठीक 2 दिन बाद मलय और कौशिकी के दुबई जाने का दिन आ पहुंचा था। हालांकि अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर्स मिलने के बाद कौशिकी का दिल और किसी नाटक को निभाने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो फिलहाल रघु या उसके आदमियों को टकराने का खतरा नहीं मोल ले सकती थी, इसलिए उसने मलय के साथ जाने में ही भलाई समझी। मलय और कौशिकी जब एयरपोर्ट जाने के लिए निकलने लगे तभी उर्मी जी ने बरबस ही दोनों को गले लगाते हुए कहा, जा तो तुम लोग अच्छे काम के लिए रहे हो, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मलय ने ये सुनते ही उन्हें गले से लगा लिया और बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, और अगर आपको ज्यादा परेशानी लगे तो आप भी हमारे साथ चलिए। ये सुनकर उर्मी जी ने बरबस ही हंसते हुए कहा, हट बदमाश, कभी सुना है कि बेटे और बहू के साथ हनीमून पर माँ भी साथ लटकी चली जाए? और फिर तुम दोनों को तो ये मौका खुद किस्मत से मिला है, इसे मेरे साथ जाकर बर्बाद मत करो, बल्कि इस दौरान एक दूसरे को और ज्यादा समझने की कोशिश करना, ताकि वापसी पर तुम दोनों को ही ये सफर एक यादगार सफर के रूप में हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए। ये सुनकर मलय ने एक प्यार भरी स्माइल दी, जबकि कौशिकी ने मन ही मन कहा, ये सफर हमारी जिंदगी का एक दूसरे के साथ पहला और आखिरी सफर साबित होने वाला है। माँ, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस सफर के बाद मेरे और मिस्टर बोस के रास्ते अलग अलग हो जाएं। ये सोचते हुए न जाने क्यों खुद ही कौशिकी के मन में एक टिस सी उठी थी। मलय जो भी था, जैसा भी था, इतने दिनों में उसने हालांकि कभी कौशिकी के साथ बैठकर ढंग से बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मलय के साथ गुजरे हुए ये 2-3 महीने कौशिकी के मन से यशपाल की बुरी यादें धुंधली करने लग गए थे।
अभी कौशिकी सोच ही रही थी कि तभी मलय की आवाज आई। उसने उर्मी जी के पैर छूते हुए कहा, अब हम निकलते हैं माँ, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो मैं अगला टिकट आपका भी साथ में बनवा लूंगा। ये कहकर मलय हंसने लगा और उसके साथ साथ उर्मी जी और कौशिकी के होठों पर भी स्माइल बिखर गई। दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी में कैसा बदलाव लाने वाला है। कौशिकी और मलय एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों सतीश के आने का इंतजार करने लगे थे, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी सतीश का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि दोनों ने फ्लाइट में बोर्ड भी कर लिया। फाइनल अनाउंसमेंट के बाद भी सतीश नहीं पहुंचा, तो मलय ने बोस बाबू को कॉल लगाया। तब बोस बाबू ने कहा, सतीश अगली फ्लाइट से वहां पहुंच जाएगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, वो तुम्हें वहीं पहुंचकर कांटेक्ट कर लेगा। मलय ने ओके कहकर कॉल रख दिया। कुछ ही देर में फ्लाइट दुबई के लिए टेक ऑफ कर गई। कौशिकी का दिल न जाने क्यों एक अनजाने डर से घबराया हुआ था। एक तो ये उसकी जिंदगी की पहली फ्लाइट जर्नी थी, और फिर इतनी जल्दी जल्दी बदलने वाले हालात में कौशिकी के लिए खुद को काम डाउन करना मुश्किल था। यही वजह थी कि बारिश के वजह से जब फ्लाइट में टर्ब्यूलेंस महसूस हुआ तो उसने एक चीख मारते हुए आंखें बंद कर ली थी। मलय ने जब उसे ऐसे घबराते हुए देखा तो एकदम से उसका सिर अपने कंधे से लगाकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, फ्लाइट में झटके नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, आंखें बंद करके शांत रहने की कोशिश करो। कौशिकी को यूं मलय के इतना करीब रहना कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो इतना डरी हुई थी कि अलग होने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। यहाँ तक कि टर्ब्यूलेंस शांत भी हो गए, तब भी वो मलय के कंधे से सिर टिकाए हुए थी। मलय ने उसे जैसे ही सीधा करना चाहा तो उसने महसूस किया कि कौशिकी नींद में जा चुकी है। मलय की तिरछी नजरें बरबस ही कौशिकी के चेहरे पर जा ठहरी थी। घुंघराले बालों की सीधी मांग में यहाँ से वहां से भरा हुआ लाल सिंदूर, चौड़े माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, पिच कलर की तांत साड़ी में उसका चेहरा किसी मासूम गुड़िया जैसा महसूस हो रहा था। मलय को ऐसा लगा कि इस घड़ी में बस वो और कौशिकी ही मौजूद है और कोई तीसरा नहीं। कौशिकी का ये सादा सा रूप देखकर मलय का मन ये भूल बैठा था कि ये शादी बस कागज भर ही है। हकीकत में इस शादी को न मलय का दिल मानता है और न ही कौशिकी का मन। उसके होंठ बरबस अपने कंधे से लगी कौशिकी के बंद पलकों को छूने बढ़ गए। अभी उसके पलकों और मलय के होठों के बीच कुछ ही इंचेस की दूरी थी कि मलय की गर्म सांसों की छुअन सीधे कौशिकी के माथे से जा लगी। कौशिकी ने एकदम से चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। नींद से बोझिल उसकी सुर्ख आंखों में हैरानी के भाव थे। मलय कुछ पलों तक उसकी आंखों में गौर से देखता रहा, फिर एकदम से उसके माथे को चूमते हुए बोला, सो जाओ, अभी लंबा सफर बाकी है। इतना कहकर वो अपने सामने लगी स्क्रीन पर न्यूज देखने लगा, जबकि कौशिकी हक्का बक्का रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अभी जो कुछ भी मलय ने किया वो किस भाव से किया, लेकिन वो चाहकर भी मलय से कुछ सवाल नहीं कर पाई। इधर बोस बाबू ने सामने बैठे सतीश से कहा, तो प्लान के मुताबिक तुम दूसरे होटल में ठहरोगे। मेरी क्लाइंट से बात हो गई है, वो मलय को उलझाए रखेगा, और इधर तुम डॉक्टर रस्तोगी से मिलकर कौशिकी वाली डील पूरी कर लेना। सेम होटल में रहने से ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि मलय तुम्हारी एक्टिविटीज पर गौर कर सकता था, और ऐसे में जब वो दोनों अकेले हैं तो फिर उनका ध्यान तुम्हारी तरफ कभी नहीं जाएगा। याद रखना, ये सारी चीजें हमें एक हफ्ते के अंदर ही समेट लेनी है। अगले हफ्ते मलय वापस कोलकाता में होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कौशिकी नहीं चाहिए। और इधर एक हफ्ते में मैं बाकी सब कुछ मैनेज कर लूंगा। कहकर उन्होंने हाथ में पकड़ा विस्की का ग्लास सतीश की तरफ चीयर्स के अंदाज में बढ़ाया, और सतीश मुस्कुराकर रह गया। इतने दिन कौशिकी के साथ रहने से उर्मी जी अकेले रहने का दर्द जैसे भूल सी गई थी, लेकिन अभी उसके जाने के बाद उर्मी जी को एक बार फिर से तन्हाई ने घेरा था। वो पूजा करने देवी माँ के सामने बैठी थी। मन में जैसे खुद ब खुद देवी माँ से बातें करना उसने शुरू कर दी थी। मुझे नहीं मालूम माँ कि उस बच्ची में ऐसा क्या है जो मुझे उससे इतना लगाव महसूस होने लगा है। अभी उसे यहाँ आए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरा उसके साथ बरसों का कुछ रिश्ता है। कैसे उसने इतने कम समय में इस घर को अपना बना लिया,
जैसे वो हमेशा से इसी के लिए बनी थी। अब बस कैसे भी करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मलय की पत्नी के रूप में इस घर में बसा दो माँ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कहते हुए वो देर तक माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़े बैठी रही। तभी साइड में रखा उनका फोन बज उठा। उन्होंने देखा तो स्क्रीन पर बोस बाबू का नंबर फ्लैश हो रहा था। उन्होंने कॉल पिक करते ही कहा, मैं हरी को भेज रहा हूँ। तुम कबर्ड के सेफ में रखा हुआ मेमोरी हार्ड ड्राइव भेज देना। सेफ का लॉक कोड व्हाट्सएप कर रहा हूं तुम्हें। ये सुनते ही जैसे उर्मी जी चौंक सी गई। उन्होंने जी अच्छा कहकर कॉल रख दिया, लेकिन अब उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो मेमोरी हार्ड ड्राइव, उसी का पासवर्ड तो था जो उस दिन मैंने बोस बाबू के फोन से कॉपी किया था। अभी हरी को आने में कम से कम पौना घंटा लगेगा, लेकिन इतने देर में मैं क्या ही कर लूंगी। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। सोचते हुए उर्मी जी लगातार यही सोचे जा रही थी कि इस हार्ड ड्राइव को कैसे यूज कर सकती है। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोसी का 12 साल का लड़का अनुज अंदर आते हुए बोला, दादी माँ, वो मेरा प्रिंटर खराब हो गया है। क्या मैं आपका प्रिंटर यूज कर सकता हूँ? कल मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट सबमिट करना है। उर्मी जी को अभी अनुज का आना जैसे साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ, क्योंकि अनुज पूरी कॉलोनी में अपनी कंप्यूटर की जानकारी के लिए काफी मशहूर था। तब उर्मी जी ने उसे प्यार से कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ। कहकर वो उसे मलय के कमरे में ले आई, जहाँ पर एक डेस्कटॉप लगा हुआ था। अनुज कंप्यूटर ऑन करने लगा तो उर्मी जी झट से अपने कमरे में जाकर वो मेमोरी हार्ड ड्राइव ले आई और फिर अनुज से बोली, तुम्हारा काम हो जाए बेटा तो जरा इस हार्ड ड्राइव को इस डेस्कटॉप में कॉपी कर देना। अनुज ने कुछ चौंकते हुए पूछा, ओके दादी माँ, लेकिन इसमें क्या है? उर्मी जी जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, वो कुछ रिश्तेदारों के शादी के वीडियोस है और मलय के बचपन की कुछ फोटोज वीडियोस। अब अभी तो घर में कोई नहीं है तो सोचा कि इसे ही देखकर मन बहला लूं। अनुज ने अपना काम खत्म करके वो पासवर्ड एंटर किया जो उर्मी जी ने कुछ दिन पहले ही बोस बाबू के मोबाइल से कॉपी कर रखा था। फिर हार्ड ड्राइव कॉपी पर लगा दिया। उसने अपने पेपर समेटते हुए कहा, इसे तो काफी टाइम लगेगा दादी माँ, और मैं उतनी देर रुक नहीं सकूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बीच में रुकने ना पाए, वरना पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। कहकर उसने उर्मी जी को समझा दिया और चला गया। उर्मी जी एक मैगजीन लेकर मलय के कमरे में बैठी ही हुई थी, जबकि उनका फोन एक बार फिर से बज उठा। उन्होंने कांपते हुए कॉल पिक की। दूसरी तरफ से बोस बाबू की गंभीर सी आवाज उभरी, हरी को कुछ काम था, इसलिए हार्ड ड्राइव लेने मैं ही आ रहा हूँ। लंच घर पर ही करूंगा, तैयारी करके रखो। ये सुनते ही उर्मी जी चौंक सी गई। उन्होंने कुछ हकलाते हुए पूछा, कितनी देर में पहुंचोगे? तब बोस बाबू ने कहा, 10 मिनट। ये सुनते ही उर्मी जी के होश उड़ गए। बोस बाबू ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उर्मी जी की नजर बस स्क्रीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि मेमोरी कॉपी होने में लगने वाले समय अभी भी 12 मिनट शो कर रहा था। हे माँ, मंजिल के इतना करीब आकर क्या अब भी खाली हाथ लौटूंगी? वो वही कमरे में बेचैनी से चहलकदमी करने लगी। उर्मी जी ने कुछ मिनट यूं ही बेचैनी में गुजार दिए। उनके लिए एक एक मिनट जैसे एक सदी सा गुजर रहा था। वो लगातार दुर्गा माँ से प्रार्थना किए जा रही थी कि तभी अचानक कार के हॉर्न की आवाज आई। उर्मी जी का दिल जैसे धड़क सा गया। उन्होंने बरबस ही स्क्रीन पर नजर डाली। वहां अभी भी 5 मिनट बाकी थे। उर्मी जी के आंखों से बरबस ही आंसू बह निकले। पिछले 3 सालों से वो इस दिन का इंतजार कर रही थी, जब से उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि बोस बाबू अपने बिजनेस के अलावा कुछ दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व है। तब से वो बस रात दिन इसी ताक में थी कि किसी तरह से उनका ये भेद दुनिया के सामने ले आए। लेकिन एक तो बस बाबू इस खेल के माहिर खिलाड़ी थे, दूसरे उन्हें अभी इस तरह का कोई मौका भी नहीं मिल पाया। बात बात पर पति से टॉर्चर होती उर्मी जी को उनका अपने प्रति किया जाने वाला ऐसा व्यवहार उतना दुख नहीं देता था जितना इस बात से दे दिया कि बोस बाबू ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंदे काम में भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अभी वो सोच ही रही थी कि सीढ़ियों पर एक के बाद एक बढ़ते बोस बाबू के कदमों की आहट ने उर्मी जी को वापस हकीकत की दुनिया में लापटका। उनकी नजर एक बार फिर से स्क्रीन पर पड़ी। वहां अभी भी 2 मिनट बाकी थे।
उर्मी जी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने एकदम से आगे बढ़कर हार्ड ड्राइव को वायर से अलग करना चाहा। तभी धड़ाम की आवाज के साथ बोस बाबू की चीख सुनाई दी। उर्मी जी सब कुछ भूलकर तेजी से भागते हुए बाहर की तरफ लपकी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आई, वैसे ही उन्होंने देखा कि बोस बाबू सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ जा गिरे। उर्मी जी तेजी से सीढ़ियां उतरकर उन्हें गिरने से बचाने की कोशिश में आगे बढ़ी, लेकिन तब तक बोस बाबू गिरते हुए नीचे पहुंच चुके थे। उर्मी जी नीचे पहुंचकर उन्हें संभालते हुए बोली, क्या हुआ आपको? ज्यादा लगी तो नहीं? ठीक है आप? आखिर गिर कैसे गए? तब बोस बाबू ने अपना पैर पकड़कर दर्द से करहाते हुए कहा, पता नहीं कैसे सीढ़ियों से पैर फिसल गया। उर्मी जी ने उन्हें सहारा देते हुए नीचे हॉल में लेकर आई और सोफे पर बिठाते हुए बोली, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। कहते हुए उन्होंने सामने रखा पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया। बोस बाबू ने पानी के 2 घूंट भरने के बाद कहा, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद हॉस्पिटल विजिट कर लूंगा, ज्यादा चोट नहीं आई है। तुमने वो हार्ड ड्राइव निकाली थी कि नहीं? ये सवाल सुनते ही उर्मी जी को याद आया कि उन्होंने मलय के कमरे में वो हार्ड ड्राइव कॉपी करने के लिए लगा रखा है। ये याद आते ही जैसे अचानक से उन्हें ये एहसास हुआ, अगर बोस बाबू को ऐसी चोट नहीं लगी होती तो? सोचते हुए उनकी नजरें सामने माँ दुर्गा की मूर्ति पर जा टिकी। उन्हें ऐसा लगा जैसे माँ उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हो। उन्होंने बरबसी मन ही मन में कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है माँ कि तूने ऐन वक्त पर ये हालात पैदा कर दिए, वरना या तो मुझे वो हार्ड ड्राइव एकदम ऐन मोमेंट पर बगैर पूरा किए हटाना पड़ता, या फिर बोस बाबू मेरी ये हरकत देख लेते। और ये सोचते ही उन्हें एक झुरझुरी सी आई। बोस बाबू ने उन्हें ऐसे खोए हुए खड़े देखा तो कुछ झुंझलाते हुए बोले, सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ उर्मी, मुझे वो हार्ड ड्राइव लाकर दे दो जल्दी। उर्मी जी ने चौंकते हुए कहा, हाँ अभी लाकर दे रही हूँ। कहकर उर्मी जी भागती हुई ऊपर आई। उन्होंने कमरे में आते ही स्क्रीन पर देखा तो चैन की सांस ली। सारी फाइल्स कॉपी हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से हार्ड ड्राइव को वायर से निकाला और फिर उसे लेकर नीचे आ गई। तब तक बोस बाबू ने एक वॉचमैन को बुलाया और उसके साथ वापस निकल गए। उनके जाते ही उर्मी जी ने एक चैन की सांस ली। दुबई पहुंचकर मलय को क्लाइंट ने अगले दिन ही प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुला लिया था। उसने निकलते हुए कौशिकी से कहा, मैं तो शाम में ही आ पाऊंगा, तुम देख लेना अगर तुम्हें उससे पहले कहीं आसपास घूमना हो तो। मैं सतीश भैया को कह दूंगा, वो तुम्हें ले चले जाएंगे। ये सुनते ही कौशिकी ने पूछा, ओ सतीश भैया भी पहुंच गए? तब मलय ने कहा, हाँ वो आज सुबह ही पहुंचे, लेकिन वो दूसरे होटल में ठहरे हैं, तो अगर तुम्हें कहीं निकलना है तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कौशिकी ने कुछ सोचते हुए कहा, घूमना तो नहीं है, लेकिन कुछ जरूरत का सामान लेने जरूर जाना था। ओके, तो तुम तैयार हो जाओ। कहकर मलय अभी बैग तैयार कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। उधर से जो कुछ भी कहा गया वो मलय के होश उड़ाने के लिए काफी था। कौशिकी ने उसके एक्सप्रेशंस देखे तो कॉल रखने के बाद एकदम से पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? लेकिन फिर उसे अचानक से ध्यान आया कि कहीं मलय उसके ऐसे सवाल करने पर फिर से गुस्सा ना करने लगे। लेकिन उसके उम्मीद के उलट मलय कुछ थके हुए अंदाज में बेड पर बैठते हुए बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने शोभना के बारे में एक बार फिर से तलाश शुरू करवाई थी। पुलिस तो कुछ क्लू नहीं दे पाई और न हॉस्टल वाले कुछ पता लगा पाए, लेकिन मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी इस काम के लिए लगाया था। अभी उसी का कॉल था। उसे ऐसे शख्स का पता चल गया है जो शोभना को दुबई लेकर आया था। कौशिकी ने कुछ खुशी और कुछ हैरानी भरे भाव से पूछा, क्या सच? इसका मतलब है कि हमें शोभना के बारे में अभी भी पता चल सकता है? मलय ने कुछ उम्मीद भरे लहजे में मगर मायूसी के साथ कहा, 3 साल बीत गए शोभना को खोए हुए। इन 3 सालों में किसके साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमें शोभना के बारे में कुछ तो पता चलेगा। बस हमें आज रात या कल सुबह तक का इंतजार करना है। उसके बाद मलय सतीश को कहकर क्लाइंट से मीटिंग के लिए चला गया। लगभग 1 घंटे बाद कौशिकी को रिसेप्शन से कॉल आई कि सतीश नीचे वेटिंग एरिया में उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही कौशिकी नीचे उतर आई। इस वक्त वेटिंग एरिया में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इसलिए कौशिकी ने एक नजर में दूर से ही वहां सोफे पर बैठे सतीश को पहचान लिया था। उसने एकदम से सतीश के पास जाकर पूछा,
सतीश भैया। ये सुनते ही दूसरी तरफ देख रहे सतीश ने पलटकर कौशिकी की तरफ देखा और जैसे ही उसकी आंखें जम सी गई, कुछ पल उसने यूं ही कौशिकी को देखते हुए गुजार दिए। यहाँ तक कि कौशिकी को भी कुछ ऑकवर्ड सा फील होने लगा। उसने धीरे से अपना गला साफ करते हुए कहा, चले सतीश भैया। तब सतीश जैसे ख्यालों से जागा, उसने एकदम से उठकर कुछ हकलाहट भरे लहजे में कहा, हाँ 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 चलिए। फिर उसने कुछ ठिठकते हुए कहा, बाहर ब्लैक टोयोटा खड़ी है पार्किंग में, ये कीज लेकर आप बढ़िए, मैं बस एक फोन कॉल करके आता हूँ। कहकर सतीश ने कौशिकी को कार की चाबी दी और खुद लॉबी की तरफ बढ़ गया। कौशिकी नई जगह की वजह से कुछ संकोचती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ गई। न जाने क्यों उसे सतीश का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। जबकि सतीश ने लॉबी के एक कोने में पहुंचकर बॉस बाबू को कॉल लगाया, मगर काफी रिंग जाने के बाद भी उन्होंने कॉल पिक नहीं की। झुंझलाए हुए सतीश ने फिर फौरन रघु को कॉल लगाया। उधर से रघु के हेलो बोलते ही सतीश ने कहा, रघु रघु वो कौशिकी मजुमदार मिल गई है। ये सुनते ही रघु जैसे चौंक सा गया। उससे भी बढ़कर उसके साथ बैठा यशपाल भी जैसे शॉक्ड रह गया। रघु ने झट से कहा, लेकिन भाई तू तो दुबई में है, कौशिकी मिली कहाँ तुझे? तब सतीश ने कहा, यार कौशिकी मजुमदार और कोई नहीं बल्कि मलय बॉस की पत्नी है, जो कि अभी मलय बाबू के साथ यहाँ दुबई आई हुई है। ये सुनकर रघु ने अपने माथे पर एक चपेट लगाते हुए कहा, यार ये कैसा कांड हो गया? अभी सतीश रघु से बात कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर बोस बाबू का कॉल आने लगा। सतीश ने रघु का फोन रखवा कर बोस बाबू का कॉल उठाया और उन्हें भी वो बात बता दी। बोस बाबू पर भी जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने एकदम से सतीश को ऑर्डर देते हुए कहा, अब इतिहास दोहराना ही चाहिए सतीश, वरना हमारा इतिहास बन जाएगा। ये कहते हुए बोस बाबू के चेहरे पर गजब की क्रूरता थी। सतीश ने बोस बाबू के लहजे की बेचैनी महसूस कर ली थी। बोस बाबू ने आगे कहा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते सतीश कि वो लड़की हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए जो काम तुम 1-2 दिन में करने वाले थे वो तुम आज ही कर लो। अगर गलती से भी उसे ये पता चल गया कि उसकी किडनैपिंग वगैरह के इस मामले में हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर सतीश ने जल्दी से कहा, लेकिन सर इतने कम वक्त में सारी प्लानिंग कैसे हो सकती है? मलय बाबू ने उन्हें अभी मेरे साथ कहीं जाने के लिए कहा है, लेकिन अपने आदमियों को मैंने कल के लिए सारी तैयारियां करके रखने को कहा है। ये सुनकर बोस बाबू एकदम से चीखते हुए बोले, बात की गंभीरता को समझो सतीश। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि उनको कुछ भी पता चलने से पहले उस लड़की को ठिकाने लगा देना जरूरी है। बोस बाबू को ऐसे गुस्सा करते देखकर सतीश कुछ सहम सा गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है सर, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा था कि कौशिकी को कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है। ये सोचते हुए उसने दुबई में मौजूद अपने आदमियों को कॉल लगाकर कहा, देखो प्लान में चेंजिंग हो चुकी है। जो काम तुम लोगों को बताया था वो हमें आज ही खत्म करना होगा। दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, लेकिन ये सब इतने जल्दी कैसे पॉसिबल है? सतीश ने कहा, मैं सारी तैयारियों के लिए तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे सकता हूँ। जिस लोकेशन पर एक्सीडेंट के लिए तुम्हें ट्रक लेकर आना है वही तुम 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओ, तब ये काम हो सकता है। उधर से उसके आदमियों ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, वैसे ही सतीश ने घुर्राते हुए कहा, देखो मुझे अच्छी तरह से मालूम है अभी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कल कोशिश करके देख लेंगे। लेकिन हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, इसलिए ये काम आज के आज ही करना जरूरी है। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ वहां उर्मी जी सब निपटा कर फोल्डर्स देखने बैठ गई। जैसे जैसे वो एक के बाद एक फोल्डर खोलती जा रही थी, वैसे वैसे उसके सामने ऐसे ऐसे सच बाहर आ रहे थे जिसे वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उस फाइल में अलग अलग लड़कियों के इंफॉर्मेशन भरी पड़ी थी, जिसे शायद बोस बाबू की इन्वॉल्वमेंट के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में इस्तेमाल किया गया था। 13 से 25 साल की कई सारी लड़कियों की इंफॉर्मेशन उन फोल्डर्स में भरी पड़ी थी। जैसे ही उर्मी जी ने आखिरी फोल्डर खोली,
वैसे ही उनकी आंखें चौंधिया सी गई। वहां और कोई नहीं बल्कि शोभना की तस्वीर मौजूद थी। यही नहीं, उस फोल्डर में कौशिकी की इंफॉर्मेशन भी थी, जिसे देखकर उर्मी जी शॉक्ड रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अगर बोस बाबू ने कौशिकी को भी ऐसे ही किसी के हाथों बेच दिया था तो फिर आखिर वो वहां से छूटी कैसे? और उस पर भी बोस बाबू ने कौशिकी को मलय की पत्नी बनते देखकर ये सब कुछ एक्सेप्ट कैसे कर लिया? सवालों का ये एक तूफान था जिससे उर्मी जी अभी गुजर रही थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मलय के कमरे में ही रखी छोटी सी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बिलखते हुए कहा, हे माँ, ये किस राक्षस के साथ तूने मेरा नसीब लिख लिया? इस इंसान ने जीते जी अपने बेटे को जिंदा लाश बना दिया था और मैं इस इंसान की पत्नी हूँ। मुझे इस बात पर खुद से नफरत हो रही है। ये सब कहते हुए जैसे उन्हें अचानक से ध्यान आया तो उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से कहा, मुझे ये सारी बातें मलय को बतानी पड़ेगी वरना कुछ अनिष्ट हो सकता है। ये सोचते हुए उन्होंने मलय को फोन लगाया, लेकिन क्लाइंट के साथ बिजी होने के वजह से मलय ने उनका कॉल पिक नहीं किया। उर्मी जी घबराई हुई थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन्हें इस बारे में कौशिकी को तो बता देना चाहिए। हो सकता है वही मलय से उनकी बात करा दे। ये सोचते हुए उन्होंने फिर कौशिकी के नंबर पर फोन लगाया, लेकिन कौशिकी के फोन पर इंटरनेशनल रोमिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए कौशिकी का नंबर नहीं लगा। उर्मी जी बेचैन होकर तड़पने लगी थी। उनके पास अब बहुत कम वक्त था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार बोस बाबू घर पहुंच गए तो वो मलय को कुछ नहीं बता सकेगी। उधर कौशिकी गाड़ी में बैठी कब से सतीश के आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद जब सतीश पहुंचा तो उसने धीमे लहजे में पूछा, कहाँ रह गए थे आप सतीश भैया? मुझे लगा शायद अब हमें बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तब सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा एक क्लाइंट का फोन था, बातें थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। कहकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। उसने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, वो मैं पता भी करने लगा था कि यहाँ पर अच्छा मॉल कौन सा है जहाँ जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। कौशिकी ने पूछा, तो पता चल गया? सतीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पता चल गया है। मॉल कुछ दूर है लेकिन काफी अच्छा है। मलय बाबू ने कहा था कि आपको किसी अच्छी जगह ले जाने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं वहीं चलते हैं। ये सुनकर कौशिकी ने कहा, नहीं नहीं सतीश भैया, मुझे बहुत ज्यादा खास कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, बस यहाँ रहने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए। आप इतना परेशान मत होइए। तब सतीश ने कहा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम लूंगा, इसीलिए चलते हैं। वैसे भी मलय बाबू तो शाम को ही लौट पाएंगे, फिर आप होटल में उतनी देर तक अकेले रहकर करोगी क्या? कौशिकी को सतीश से ज्यादा जिद करते नहीं बना, और फिर उसकी बात सही भी लगी कि दिन भर होटल के कमरे में बैठकर बोर ही होना है, इससे बेहतर है कि वो थोड़ा घूम फिर ले। ये सोचते ही उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भैया, जैसा आपको सही लगे। कहकर उसने अपनी नजरें खिड़की से बाहर टिका दी। ऊंची ऊंची इमारतें देखकर कौशिकी ने मन ही मन खुद से कहा, इंसान की जिंदगी भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। पता ही नहीं चलता भगवान ने फ्यूचर में क्या क्या छुपा रखा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दुबई आकर ऐसे घूम फिर सकूंगी। यशपाल के साथ जिंदगी गुजारते हुए तो जैसे मुझे एक वक्त में ऐसा लगने लगा था कि मेरी आगे की जिंदगी अब इसी नर्क में कटने वाली है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है इसी तरह ये सब कुछ सेटल हो जाए तो इसके बाद मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। अपनी आजादी के बारे में सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कार अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। सतीश का ध्यान अभी अपने फोन के नोटिफिकेशन टोन पर लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी वक्त उसके आदमियों का ग्रीन सिग्नल आ सकता है। उधर मलय जब लंच के लिए निकला तो उसने अपना फोन निकाल कर देखा। वहां पर उर्मी जी के इतने सारे कॉल्स देखकर उसे एकदम से घबराहट सी हो गई। उसने जल्दी से कॉल बैक करके पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतने सारे कॉल क्यों कर रही थी? उर्मी जी ने कपकपाते हुए लहजे से कहा, मलय बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जितनी जल्दी हो सके तो कौशिकी को लेकर सतीश के पास से दूर चला जा और उसे भी कह देना कि सचेत रहे। ये सुनते ही मलय ने चौंकते हुए पूछा, कैसी गड़बड़ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कौशिकी की जान लेने की साजिश।
मलय के सवाल से परेशान होकर उर्मी जी ने उसे डांटते हुए कहा, जितना कह रही हूं उतना कर ले बेटा। जितनी जल्दी हो सके कौशिकी को लेकर किसी दूसरी जगह चला जा। तब मलय ने कहा, लेकिन माँ, मैं तो यहाँ क्लाइंट से मीटिंग के लिए आया हूँ और कौशिकी तो सतीश भैया के साथ शॉपिंग पर गई हुई है। ये सुनते ही उर्मी जी ने अपना कलेजा थाम लिया और फिर घबराए हुए लहजे में बोली, मैं तुझे सारी बात बता दूंगी बेटा, लेकिन फिलहाल तू सतीश से बात करके ये पता लगा कि वो कौशिकी को लेकर कहाँ गया है, और जैसे भी हो जितना जल्दी हो सके तू कौशिकी के पास जा। सतीश को ये भनक मत लगने देना कि तू वहां आने वाला है। बस जैसे भी हो जल्दी पहुंच जा बेटा, मैं तुझे मौका मिलते ही सारी बात समझा दूंगी। मलय ने आज से पहले माँ को इतनी घबराहट में कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने फोन रखते हुए कहा, ओके माँ, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। आप अपना और बाबा का ख्याल रखना। मैं कौशिकी से मिलकर आपको कॉल करता हूँ। उर्मी जी ने कहा, बस ध्यान रखना कि तुम लोग होटल चेंज कर रहे हो। ये ऐसी कोई भी बात सतीश को पता नहीं लगे। मलय ने ओके कहकर फोन रख दिया। उर्मी जी अभी मलय को कॉल करके फोन रख ही रही थी कि तभी उन्हें पीछे आहट सुनाई थी। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने बोस बाबू उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। उन्होंने एकदम से उर्मी जी के नजदीक आते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उर्मी। तुम्हें मलय को कॉल नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सुनते ही उर्मी जी के होश उड़ गए। उन्होंने एकदम से बोस बाबू के बगल से होकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बोस बाबू को उनका इरादा समझ में आ चुका था, इसलिए वो भी उर्मी जी के तरफ भागे और उन्होंने बिजली की फुर्ती से उर्मी जी को एक झटके से पकड़ लिया। गुस्से से फुफकारते हुए उन्होंने उर्मी जी को अंदर कमरे की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन तब तक उर्मी जी ने दूसरा हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया था और एक जोरदार चीख मारते हुए उन्होंने एक बार फिर बोस बाबू से छूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार बोस बाबू ने उन्हें दुगनी ताकत से कमरे में अंदर की तरफ धकेल दिया। इस बार उर्मी जी खुद को बचा नहीं पाई और उनका सिर वहीं पास में रखे सेंटर टेबल की कॉर्नर से जा लगा। उन्होंने पीछे पलटकर उस बाबू को देखा जो उनके काफी करीब आ चुके थे। अचानक से उन्हें अपने सर से कुछ गर्म गर्म सा लिक्विड बहता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी उंगलियां माथे पर फेरी तो देखा कि वहां से काफी तेजी से खून बह रहा था। वो खून देखकर फिर अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई। उन्होंने देखा कि बोस बाबू उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे और फिर उनकी आंखें बंद हो गई, जबकि इधर इतनी ज्यादा चीख पुकार सुनकर घर के कुछ मेड और सर्वेंट भागते हुए वहां पहुंचे। बोस बाबू अभी उर्मी जी के गले पर अपना शिकंजा कसने ही वाले थे कि उन सबको आता देखकर एकदम से घबरा गए। इन कमीनों को भी अभी आना था, कहकर उन्होंने उर्मी जी को उठाने की कोशिश की। तभी उर्मी जी की खास मेड ने एकदम से आकर उन्हें थाम लिया। इतना सारा खून देखकर सबके सब घबरा से गए। मेड ने जल्दी से अपने कमरे से लाया रुमाल निकाला और उससे उनका सर बांध लिया। फिर दूसरे सर्वेंट को उन्होंने उठाने का इशारा करते हुए बोली, ये कैसे हो गया सर, इनका तो बहुत खून बह रहा है। कहकर उसने अपने साथ वाली मेड को कहा, वॉचमैन को कहो गाड़ी निकाले। कुछ ही पलों में सब उन्हें लेकर नीचे चले गए, जबकि बोस बाबू को यही फिक्र सताए जा रही थी कि अगर उर्मी जी होश में आ गई तो फिर उनका पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। सारे लोग उर्मी जी को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए, जबकि कुछ ही देर में बोस बाबू को ये समझ आ गया था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं उर्मी को घर पर ही मार देता तो शायद फिर मुझे सब कुछ मैनेज करने में काफी दिक्कत होती, लेकिन अब ये सब इतने सारे लोगों के सामने हुआ है तो सब इस बात के गवाह है। हॉस्पिटल में मेरे लिए उसके साथ कुछ भी करना काफी आसान होगा। ये ख्याल आते ही बोस बाबू के चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल बिखर गई। उधर मलय ने सतीश को कॉल करके पूछा, आप लोग कहाँ पर हैं सतीश भैया? सतीश ने ब्लूटूथ पर रिप्लाई किया, हम लोग लुलु मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। तब मलय ने कुछ हैरान होते हुए कहा, लुलु मॉल? लेकिन वो तो यहाँ से काफी दूर है, कोई पास ही के मॉल चले जाते। तब सतीश ने जवाब दिया, वो दरअसल हमने सोचा कि आपको आने में देर है और मैडम इतनी देर तक अकेले रहकर क्या करेंगे, इसलिए यहाँ का फेमस मॉल ही घूम लिया जाए, तो मैं इन्हें लेकर यहाँ चला आया। तब मलय ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे माँ की नसीहत अच्छे से याद थी। उसके बाद उसने एक फास्ट ड्राइविंग कार हायर की और खुद भी उस लोकेशन की तरफ बढ़ गया जिधर सतीश कौशिकी को लेकर गया था।
मलय के मन में अभी भी माँ की घबराहट भरी आवाज गूंज रही थी। आखिर माँ इतनी परेशान क्यों थी? ऐसी क्या गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो मुझे सतीश भैया से बातें छुपाने की सलाह दे रही थी? इसी उधेड़बुन में खोए हुए मलय ने एक बार फिर से उर्मी जी को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। न जाने क्यों मलय को एक घबराहट सी हुई तो उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया। दूसरी तरफ से फोन किसी सर्वेंट ने उठाया। मलय ने बोला, जरा माँ को फोन देना, माँ फोन नहीं उठा रही है। तब उस सर्वेंट ने रुआसी आवाज में कहा, मैडम को सर पे चोट आई है, सब उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं, खून बहुत बह गया था। ये सुनते ही मलय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले जमीन खींच गई हो। उसने चौंकते हुए पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? माँ को चोट कैसे लगी? सर्वेंट ने जवाब दिया, पता नहीं सर, हमने तो बस मैडम के चीखने की आवाज सुनी। जब ऊपर गए तो देखा कि सर मैडम को उठाने की कोशिश से कांप रहे हैं, फिर सब उन्हें अस्पताल लेकर गए। मलय ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझे अपडेट देती रहना। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी आ सकूं। और हाँ, तुम पापा को मत बताना कि मैंने कॉल किया था। हो सकता है मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर हूँ तो पापा मुझे ये बात बताना न चाहे। कहकर उसने कॉल रख दिया। अब मलय के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, माँ का वाकई में एक्सीडेंट हुआ था या माँ जिस खतरे से मुझे आगाह करना चाह रही थी वो खुद उसी का शिकार हो गई। उधर सतीश कौशिकी को लेकर मॉल पहुंच चुका था। कौशिकी ने जल्दी जल्दी अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट की और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद उसने सतीश से कहा, मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, हमारे जाते जाते मिस्टर बोस भी पहुंच ही जाएंगे। तब सतीश ने बहाना करते हुए कहा, अगर आप माइंड ना करो तो मैं अपने घर के लोगों के लिए 1-2 चीजें खरीद लूं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि कौशिकी का मन बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो सतीश को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और खुद वहीं एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने का ऑर्डर करके सतीश के शॉपिंग कंप्लीट करने का इंतजार करने लगी। उधर सतीश ने एक कोने में जाकर अपने आदमियों को कॉल लगाया, मैंने तुम लोगों को सारा सीन समझा दिया, फिर भी तुम लोग इतनी देर कर रहे हो, बात समझने की कोशिश करो। अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो हमें पता नहीं हमें अगला मौका कब मिलेगा। दूसरी तरफ से उसके आदमी ने जवाब में कहा, भाई ये अपना इंडिया नहीं है कि कहीं भी बैठकर कुछ भी अरेंज कर लिया जाए। ये दुबई है, दुबई, जहाँ क्राइम भी कानून का पालन करते हुए करना पड़ता है, वरना एक गलती हुई फिर कोई बचा नहीं पाएगा। कहकर उसके आदमी ने कॉल रख दिया। अब सतीश वक्त गुजारने के लिए यहाँ से वहाँ बिना कुछ जरूरत के घूमने लगा, चीजें देखने लगा। उसने 2-3 चीजें खरीद ली थी, तभी उसे गुंडों का मैसेज आया, ट्रक तैयार है, आप बस क्लाइंट को लेकर पहुंचिए। ये पढ़ते ही सतीश की धड़कनें कुछ तेज हो गई। हालांकि वो ये काम पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसे कुछ घबराहट सी हो रही थी। भाग 32। सतीश का भेद खुल गया। सतीश ने लिफ्ट में आकर खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहा, तूने इससे बड़े बड़े कांड किए हैं सतीश, तू उस शोभना का केस कैसे भूल गया? उसका तो पहले इतने लोगों से रेप करवाया, उसके बाद फिर उसे ऑर्गन माफियों को बेच दिया। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तुझे बोस बाबू को ये साबित करके दिखाना है कि तू उनके लिए लंबी रेस का घोड़ा है, ताकि वो तुझे जल्द से जल्द अपने हर बिजनेस में अपना फर्स्ट हैंड बना ले। ये सब कहकर खुद को शांत करते हुए सतीश कौशिकी के पास वापस आ गया था। उसने मुस्कुराते हुए कौशिकी से कहा, सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको फिजूल में इतनी देर इंतजार करना पड़ा। वो तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था ढंग का, फिर ये कुछ सामान खरीद ही लिया मैंने। घर के लोगों को दुबई की चीजों का ज्यादा ही क्रेज होता है ना। कहकर उसने हाथ में पकड़े हुए कई सारे बैग्स दिखाए। कौशिकी के खुद के ही शॉपिंग के इतने सारे बैग्स हो गए थे। उसने शॉपिंग करते हुए सोचा था कि शायद सतीश कुछ बैग्स खुद ही कैरी कर लेगा, लेकिन अब उसके हाथ में खुद इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर कौशिकी ने कुछ नहीं कहा और फिर दोनों तेजी से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ गए। सतीश जानबूझकर तेज तेज कदमों से चलते हुए सड़क की दूसरी तरफ बने पार्किंग सेक्शन में लगी अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि कौशिकी की रफ्तार कुछ धीमी थी। वो मुश्किल से अपने हाथ में पकड़े बैग्स को संभालते हुए दूसरी तरफ बढ़ ही जा रही थी। लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। धूप और गर्मी से परेशान कौशिकी सड़क की दूसरी तरफ बढ़ रही थी।
कि तभी वो ट्रक उसके बिल्कुल पास आ चुका था। सतीश ने अपने आप को बिजी दिखाने के लिए डिक्की खोलकर सारे शॉपिंग बैग्स उसमें एडजस्ट करना शुरू कर दिए थे। अब कौशिकी और ट्रक के बीच कुछ ही मीटर का फासला था। तभी किसी ने पीछे से कौशिकी की बाह पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींच लिया। हड़बड़ाती हुई कौशिकी ने जब पलट कर देखा तो खुद को संभालते संभालते भी नीचे रोड पर जा गिरी। उसके हाथ से छूटकर सारे शॉपिंग बैग सड़क पर बिखर गए, जिन्हें तेजी से आती हुई उस बड़ी सी ट्रक ने एक ही पल में कुचलकर खत्म कर दिए। ये सब देखकर कौशिकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे उठाने के लिए झुके मलय ने सीने से लगा लिया। कुछ देर को ऐसा लगा जैसे वहां की पूरी ट्रैफिक थम सी गई थी। हर कोई टल चुके हादसे के बारे में सोचकर खौफ में आ चुका था। कौशिकी ने आंखें खोली और सामने मलय को देखा तो डर से नीले पड़ चुके थरथराते हुए होठों से पूछा, मिस्टर बोस, आप यहाँ कैसे? मलय ने उसे उसी तरह से सीने से लगाया हुआ जवाब दिया, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को यहाँ से आकर ज्वाइन कर लूं। कौशिकी गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी, जबकि अपना प्लान फेल होता देखकर सतीश तेजी से उनके पास आ गया। उसने एकदम से कौशिकी को देखते हुए कहा, मैम आप ठीक तो हो? मैं आपको आवाज लगाने वाला था, तब तक मलय बाबू ने आपको बचा लिया। पता नहीं कैसे अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं यहाँ के लोग। अभी अगर मलय बाबू टाइम पर नहीं आए होते तो कितना बड़ा हादसा हो गया होता। मलय सतीश के इस जबरदस्ती के अपनेपन के पीछे वाले रूप को अब दिल से महसूस कर रहा था। उसे लग गया था कि सब सतीश की चाल थी। मलय ने लेकिन दिखावटी तौर पर खुद को नॉर्मल शो करते हुए कहा, कोई बात नहीं सतीश भैया, कौशिकी की भी गलती है, उसे इतने बिजी रोड पर ध्यान से चलना चाहिए था। मलय ने रोड पर बिखरी हुई चीजों को देखकर एक जुरजुरी सी ली। अगर वो ऐन वक्त पर नहीं पहुंचता तो अभी इन सामानों के साथ साथ कौशिकी का भी यही हाल होता। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से कौशिकी को सपोर्ट देकर उठाया और बोला, अब हम यहाँ से चलते हैं, कहकर वो कौशिकी को संभालते हुए कार की तरफ बढ़ गया। अब उसे किसी तरह से सतीश से पीछा छुड़ाकर इंडिया निकलना था। उसने टिकट के लिए एक ट्रैवल एजेंट से रास्ते में ही बात कर ली थी और इत्तेफाक से उसे इतनी अर्जेंट बेसिस पर भी टिकट मिल गई। सतीश के साथ जब तीनों होटल पहुंचे तब मलय ने सतीश से कहा, अब आज के लिए सारा प्रोग्राम रहने देते सतीश भैया। सतीश ने ओके कहा, क्योंकि वो अब जानता था कि अब वो किसी भी तरह से कौशिकी को बाहर निकालने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसने मलय की नजरों में कहीं न कहीं अपने लिए शक देख लिया था। सतीश के जाते ही मलय अंदर कमरे में आकर जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटने लगा। उसे इस तरह परेशान होता देखकर कौशिकी ने हैरानी से पूछा, आप ऐसे सामान क्यों समेट रहे हो? आपको कहीं जाना है क्या? तब मलय ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, हमें इसी वक्त इंडिया के लिए निकलना होगा। ये सुनते ही कौशिकी चौंकते हुए बोली, लेकिन क्यों? हम अभी कल ही तो आए हैं, ऐसी क्या जल्दी आ गई? तब मलय ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो और अभी पैकिंग में हेल्प करो, मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में समझा दूंगा। फिलहाल हमारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम जब तक अपनी चीजों को पैक कर रही हो तब तक रिसेप्शन से चेकआउट का प्रोसीजर पूरा करता हूँ मैं। कहकर मलय तेजी से रिसेप्शन की तरफ चला गया। कौशिकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन में ही वापस हो जाने की हड़बड़ी के पीछे की वजह क्या थी। कौशिकी के मन में ये सारी बातें कई सारे सवाल पैदा कर रही थी। उधर मलय जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचकर चेकआउट के प्रोसीजर इनिशिएट करवा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर उस डिटेक्टिव का मैसेज आया। उसने लिखा था कि वो शोभना के साथ लेकर दुबई आया आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, और कुछ ही देर में मलय के मोबाइल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मलय ने जैसे ही उस शख्स की तस्वीर देखी एकदम से हैरान रह गया। शोभना को दुबई ले जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सतीश ही था। सतीश की फोटो देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सतीश को भैया भैया कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी, उसी सतीश ने उसके पीठ पीछे शोभना के साथ न जाने क्या क्या किया। गुस्से से मलय की मुट्ठियां भींच सी गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी के अभी जाकर सतीश का खून कर दे। तभी जैसे उसे फिर से ध्यान आया, सतीश भैया तो बाबा के लिए काम करते हैं, तो क्या बाबा को पता था कि सतीश भैया शोभना के साथ क्या कर रहे थे? एक साथ ही मलय के सामने इतने सारे सवाल आ चुके थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका ध्यान तब टूटा जब रिसेप्शन पर मौजूद शख्स ने फाइनल बिल पर उससे साइन करने के लिए कहा।
मलय ने जल्दी से सारे पेपर्स पर साइन किए और कौशिकी को लेने ऊपर चला गया। कुछ 2 घंटे में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहाँ आकर मलय को कुछ सेफ फील हो रहा था। फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले उसने एक बार फिर से घर पर सर्वेंट से बात की। तब उसने बताया, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, सर पर बहुत गहरी चोट आई है, कुछ ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं और कहा है कि ऑपरेशन के बाद ही वो लोग कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे। अभी हम बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं। कहते हुए उस सर्वेंट की आवाज अभी भी भीगी हुई सी लग रही थी। मलय ने कॉल रख दिया तो कौशिकी ने बेचैनी से पूछा, भगवान के लिए मुझे बताइए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, माँ को क्या हुआ है? तब मलय ने उससे कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें सर पर गहरी चोट लगी है। ये सुनकर कौशिकी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन कैसे? मलय ने बेचारगी भरे लहजे में कहा, यही तो पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे। उसके बाद उसने कौशिकी को माँ के फोन आने से लेकर अब तक की सारी बात कह सुनाई। मलय जैसे जैसे कहते जा रहा था वैसे वैसे कौशिकी की आंखें सोच में डूबी जा रही थी। पूरी बात सुनकर कौशिकी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन सतीश भैया को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? कौशिकी के जो सवाल थे वो मलय को भी उलझाए हुए थे। आखिर सतीश भैया की कौशिकी से क्या दुश्मनी हो सकती है और आखिर माँ को भैया पर शक कैसे हुआ? इन्हीं सवालों में उलझे हुए दोनों का सफर खत्म हुआ और दोनों कोलकाता पहुंच गए। मलय ने सर्वेंट से हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर कौशिकी को रोशनी के साथ होटल में रहने के लिए ड्रॉप किया। हालांकि कौशिकी ने मलय से कहा, मुझे भी माँ को देखने जाना है, लेकिन मलय ने उसे मना करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि अभी वहाँ के कैसे हालात हैं और मेरे वापस लौट आने पर बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे। उस पर इतनी तेजी से चीजें बदल रही है कि अभी मैं तुम्हें लेकर कोई खतरा नहीं उठा सकता। उसकी इस बात के लिए कौशिकी के पास कोई दलील नहीं थी। अपनी जगह मलय बिल्कुल सही कह रहा था। इसलिए कौशिकी मन महसूस कर रोशनी के पास ही रुक गई और मलय सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गया। लगातार 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने अभी उर्मी जी को कई घंटों से ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में ही रखा हुआ था। बोस बाबू को चाहकर भी मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो कुछ ऐसा कर पाते जिससे उर्मी जी को खत्म करने के अपने सिर पर टंगी नंगी तलवार से उनका पीछा छूट जाए। इतने देर के बाद भी हालांकि उर्मी जी की बॉडी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो बोस बाबू को कुछ इत्मीनान सा था। तब लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमें बहुत कोशिश की थी मिस्टर बोस, यहाँ तक कि ऑपरेशन करते हुए भी हमें ये पूरी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहकर डॉक्टर अभी आगे कुछ कहते ही तभी बोस बाबू ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर, उर्मी ठीक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं? कहते हुए बोस बाबू अपनी आंखों में जबरदस्ती के आंसू ले आए थे, जबकि मन ही मन दिल से सोचकर ही खुश हो रहे थे कि उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और उर्मी जी की नेचुरल मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उर्मी जी की हालत तो अब स्टेबल है, लेकिन फिलहाल वो कोमा में है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्हें कब तक होश आएगा। ये सुनकर बोस बाबू को कुछ अफसोस सा हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी से कहा, दुर्गा माँ की भक्त है उर्मी, हर साल नवरात्रा के व्रत करती है उर्मी, कल भी तो व्रत में ही थी। माँ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगी, मुझे यकीन है माँ दुर्गा उसे मेरे पास वापस जरूर भेज देंगी। अभी वो कह ही रहा था कि तभी उनके फोन की रिंग बज उठी। बोस बाबू ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से सतीश ने हड़बड़ाए हुए अंदाज से कहा, सर मलय बाबू यहाँ होटल में नहीं है। ये सुनते ही बोस बाबू ने चौंकते हुए पूछा, सतीश मैं यहाँ पहले से बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और मत उलझाओ। क्या मतलब मलय होटल में नहीं है, कहीं घूमने गया होगा? लेकिन सतीश ने उसी तरह हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं सर, होटल वालों का कहना है कि मलय बाबू चेकआउट करके जा चुके हैं। ये सुनते ही बोस बाबू ने कहा, तुम्हें कहा था कि काम खत्म करने के बाद मुझे कॉल करना, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। अब पता करो कि मलय उस होटल से निकलकर आखिर कहाँ गया। तभी बोस बाबू के पीछे से आवाज आई, मलय इंडिया लौट चुका है बाबा। मलय की आवाज सुनते ही बोस बाबू शॉक्ड होकर पीछे पलटे। सामने मलय को देखकर कुछ पलों के लिए जैसे उनके होश ही गुम हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने सतीश का कॉल कट करके मलय की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, लेकिन पहले सोचा कि उर्मी की तबीयत में कुछ सुधार आ जाए, तभी सारी बात बताऊंगा।
लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? और तुमने वहां से निकलने से पहले सतीश को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है वो कितना परेशान हो रहा था। और कौशिकी कहाँ है? हड़बड़ाहट में उन्होंने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। मलय का दिल चाहा कि अभी के अभी वो सतीश की क्रूरता और उर्मी जी की आगाही के बारे में उन्हें सब बता दे, लेकिन न जाने क्यों कुछ सोचकर मलय ने ऐसी कोई बात नहीं कही। बस उनके सवाल नजरअंदाज करते हुए बोला, कौशिकी नहीं आई है। वैसे कैसी तबीयत है अम्मा की, और ये सब कैसे हुआ? बोस बाबू ने बनावटी अंदाज में दुखी होते हुए कहा, तुम्हारी माँ कोमा में चली गई है मलय, और पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे कॉफी लाकर दे दो। वो पीछे पलटी और इतनी तेजी से पलटी कि उसका पैर लड़खड़ाया और नीचे जा गिरी। वही सेंटर टेबल के कोने से उसका सिर टकराया और फिर... कहते हुए बोस बाबू ने अपनी नजरें चुरा ली थी। मलय अपनी परेशानी में डूबा हुआ उनके एक्सप्रेशंस नोट ही नहीं कर पाया। उसने एकदम से आईसीयू का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तरह तरह की मशीनों में जकड़ी उर्मी जी बेड पर बेसुध होकर लेटी हुई थी। मलय आंसू से भीगा चेहरा लिए उनके पास रखी चेयर पर बैठ गया और उनका हाथ थामते हुए बोला, माँ, कुछ तो बात है जो सही नहीं है। तुम ऐसे हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी गड़बड़ है जिसके लिए तुम मुझे आगाह कर रही थी। प्लीज माँ उठो, ऐसे मत रहो। मैं 2 दिन के लिए यहाँ से क्या गया और क्या से क्या हो गया। कहते हुए मलय का सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उर्मी जी के हथेली भिगोने लगे थे। उधर बोस बाबू ने सतीश को वापस लौट आने के लिए कहा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन हालातों में क्या करे। वो तो अच्छा हुआ कि उर्मी कोमा में चली गई, वरना मलय के यहाँ पहुंचते ही वो उसे न जाने क्या क्या कह चुकी होती। और उस पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उर्मी को सतीश पर शक कैसे हुआ, और आखिर कौशिकी नहीं आई से मतलब मलय का क्या मतलब है? क्या वो कौशिकी के दुबई से नहीं आने की बात कर रहा था, या फिर यहाँ हॉस्पिटल नहीं आने की बात कर रहा था? बोस बाबू ये सब सोचते हुए कई जरूरी कॉल्स करने में लग गए थे। उन्होंने अपने आदमियों को कौशिकी के बारे में पता लगाने के लिए भी कह दिया था। लगभग आधे घंटे बाद मलय आईसीयू से बाहर आया और बोस बाबू से बोला, मैं कुछ देर के लिए घर जाता हूँ बाबा, सफर से थक गया हूँ। बोस बाबू को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ हाँ तुम आराम कराओ, मैं हूं ना यहाँ। जी अच्छा, ये कहकर मलय वहां से निकल गया। जबकि उसके जाते ही बोस बाबू ने आस पास देखकर सीधे आईसीयू में कदम रखा। उर्मी जी उसी तरह शांत लेटी हुई थी। बोस बाबू उनके पास आकर धीमे लहजे में बोला, इन 32 सालों में तुमने इतनी गलतियां की, मैंने सब जाने दिया। सोचा था कि जिंदगी के आखिरी पलों तक तुम्हें अपने साथ जीने का मौका दूंगा, लेकिन नहीं, इस बार तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे ये मौका छीन लूं, क्योंकि तुम्हें अब और मौके दिए तो फिर मेरे सर्वाइवल पर खतरा आ जाएगा। कहकर उन्होंने एकदम से अपना हाथ उर्मी जी के गले की तरफ बढ़ा दिया। बोस बाबू की हथेलियों का शिकंजा उर्मी जी की गर्दन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और एक नर्स की आवाज उभरी, सॉरी सर, मगर आईसीयू वाले पेशेंट के लिए हम इतनी देर का विजिटिंग टाइम अलाउ नहीं कर सकते। पेशेंट को आराम की जरूरत होती है। ऐसे बार बार उनके पास विजिटर्स आते रहे तो उनकी रिकवरी का टाइम लंबा खींचता चला जाएगा। बोस बाबू एकदम से चौंकते हुए पीछे हट गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो तो अच्छा हुआ था कि नर्स को उनके इरादे की भनक नहीं लगी। वो ओके कहकर कमरे से बाहर निकल गए। उधर मलय कौशिकी को लेने होटल पहुंच गया था। फिर उसने रोशनी से कहा, आज रात तुम रूही को लेकर वापस घर चली जाना। ये सुनकर रोशनी और कौशिकी दोनों को ही चौंक सी आ गई। कौशिकी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन रघु और उसके आदमी? तब मलय ने शून्य में निहारते हुए कहा, रोशनी और रूही को कुछ नहीं होगा, मैंने बाकी इंतजाम करवा दिया है। रघु अगर इनके पास आया भी तो उसकी खैर नहीं। फिर वो कौशिकी को लेकर चंद्रिका निवास की तरफ बढ़ गया। रास्ते में एक जगह कार रोककर उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही मलय ने कहा, तो एसीपी राठौड़ साहब, दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। कहते हुए वो कार से बाहर निकलकर बात करने लगा, इसलिए कौशिकी उसके आगे की बात सुन ही नहीं पाई।
थोड़ी देर में मलय वापस लौटा और कार एक बार फिर से घर के रास्ते में बढ़ गई। कौशिकी को न जाने क्यों मलय इन कुछ ही घंटों में काफी बदला बदला सा लग रहा था। उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि कौशिकी कुछ पूछने की हिम्मत भी जुटा नहीं पा रही थी। घर आकर वो सीधे अपने कमरे में गया। वहां पर कंप्यूटर को ऐसे यूज हुए देखकर उसने फौरन रीसेंट एक्टिविटीज चेक की और फिर कुछ देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। कौशिकी भी उसके पीछे पीछे जब कमरे में पहुंची तो स्क्रीन पर मौजूद इंफॉर्मेशन देखकर चौंक सी गई। उसके कदम वहीं ठिठक से गए और वो मलय की उंगलियों की हरकत से पल पल बदलती फाइल्स के अंदर का कंटेंट देखकर हैरान रह गई। लास्ट फाइल देखते हुए मलय की मुट्ठियां भींच सी गई थी। वो और कुछ नहीं बल्कि शोभना की डिटेल्स थी। उसे सारा खेल समझ में आ चुका था। उसने स्क्रीन पर शो हो रहे इंफॉर्मेशन की कुछ तस्वीरें क्लिक की और उसे एक नंबर पर सेंड कर दिया, जो कि एसीपी राठौड़ का नंबर था। मलय की सांसें गहरी हो चुकी थी और आंसू रुकने की कोशिश में आंखें सुर्ख। कौशिकी को उसका दर्द बांटने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने बस खामोशी से मलय के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था, यूं जैसे कहना चाह रही हो कि इस मुश्किल घड़ी में वो उसके साथ है। तभी मलय अपने दर्द के आगे जैसे हार सा गया था। वो एकदम से चेयर पर बैठे बैठे ही घूमकर कौशिकी के सीने से जा लगा और जैसे सारा जब्त टूट गया। मलय कौशिकी के सीने से लगे हुए किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा था। पिछले 3 साल से मैं जिस आग में जल रहा था कौशिकी, मुझे खबर भी नहीं थी कि ये आग मेरे अपने बाबा ने ही लगाई थी। क्या किसी अनाथ लड़की से प्रेम करना इतना बुरा है जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई? उस लड़की को और मुझे, मैं तो जिंदा हूं लेकिन उस लड़की पर क्या बीती होगी। मलय को ऐसा रोते देखकर कौशिकी की आंखें भी बहने लगी थी, लेकिन उसने मलय को रोने से नहीं रोका, बस उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे दिलासा देती रही। मलय ने आगे कहा, और बाबा को इतने पर भी सब्र नहीं हुआ। जब उन्हें ये बात पता चली कि माँ मुझे कॉल करके सतीश भैया से आगाह कर रही थी, तो उन्होंने माँ को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। कहते हुए मलय के आंसू नहीं रुक रहे थे। कौशिकी ने पूछा, लेकिन आपको ये सब बातें किसने बताई? मलय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ मेरे सामने ही कोमा से बाहर आ चुकी थी, उन्होंने बताई। ये सुनकर कौशिकी ने राहत की सांस ली। अगली सुबह अभी रोशनी रूही के लिए फीडर तैयार कर ही रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज आई। उसका दिल धड़क सा गया। उसने कुछ घबराते हुए दरवाजा खोला तो सामने रघु खड़ा था। उसने रघु को देखते ही कुछ चौंकने का नाटक करते हुए कहा, ओ रघु, इतने दिनों बाद कैसे याद आई? कहते हुए उसने रघु के बगल में खड़े शख्स को देखा। तब रघु ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, काफी दिनों बाद कोलकाता आना हुआ तो सारे पुराने लोगों से मिल रहा था। तुम्हारा भी ध्यान आया तो बस आ गया मिलने। बाय द वे, ये यशपाल है, मेरा दोस्त। रोशनी ने उसे हेलो कहते हुए अंदर आने का इशारा किया। यशपाल अंदर आते ही रूही को देखकर एकदम बेचैन सा हो गया। रघु ने उसे हल्के से इशारा किया और दोनों सोफा पर बैठ गए। तभी यशपाल ने एकदम से चाकू निकाला और रोशनी की तरफ तानकर रूही को अपने कब्जे में लेता हुआ बोला, तुम सबको तो मैं वो सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी। और कहाँ है वो कुतिया? मेरी बच्ची को उठा ले आई और सोचा कि मैं उसे छोड़ दूंगा। रोशनी ने घबराते हुए कहा, रघु ये कौन है और ये क्या बदतमीजी है? लेकिन रघु भी अपनी असलियत पर उतरते हुए बोला, ये इस बच्ची का बाप है और तुझे जिसने भी इस बच्ची को दिया था ना, वो इसकी लुगाई थी। तभी यशपाल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पूरे 3 लाख में खरीदा था उस कुतिया को। ये घाव देकर भाग निकली हरामजादी मेरे घर से। कहते हुए उसने उस चोट का निशान दिखाया जो पीतल के लोटे से कौशिकी ने उसे दिया था। अब तू सीधे सीधे उसे फोन करके यहाँ आने का कह दे, वरना तेरी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकता मैं। अभी यशपाल कह ही रहा था कि तभी अंदर के कमरे से निकलकर आती हुई कौशिकी ने कहा, फोन करने की जरूरत नहीं है यशपाल, मैं यही हूँ। ये देखकर रघु और यशपाल दोनों चौंक से गए। तभी जैसे रघु को खतरे का अंदाजा हो गया था, उसने एकदम से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, यशपाल रूही को उठा और यहाँ से चल निकल, इन्होंने जाल बिछा रखा है। कहते हुए उसने मेन गेट खोल दिया, लेकिन सामने खड़ी पुलिस की टीम ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा,
इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमसे भी मिलते चलो। यशपाल और रघु के होश उड़ गए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उधर बोस बाबू सुबह से विजिटिंग आवर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 10 बजे, नर्स के जाते ही वो उर्मी जी के पास चले गए। उर्मी जी अभी भी वैसे ही आंख मूंदे बेड पर पड़ी थी। बोस बाबू ने एकदम से उनके पास जाकर कहा, कल तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हुआ था शायद, इसलिए मेरे हाथ से मौका छूट गया, मगर कोई बात नहीं, मैं आज अब जल्दी से ये काम निपटा देता हूँ। कहकर उन्होंने कोने में पड़े सोफे से कुशन उठाया और उर्मी जी की तरफ वापस गए। उन्होंने एकदम से उर्मी जी की नाक से लगा ऑक्सीजन मास्क हटाया और कुशन से उनका मुंह दबाने को कुछ और नजदीक हो गए। तभी एकदम से उर्मी जी की आंखें खुली और बोली, माफ कीजिएगा बोस बाबू, शायद मेरा वक्त आज अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं श्योर हूं कि आपका वक्त जरूर पूरा हो गया है। कहकर उन्होंने साइड में लगी बेल स्विच दबा दी। एकदम से धड़धड़ाते हुए एसीपी राठौड़ अंदर आते हुए बोले, मिस्टर बोस, बहुत गलत काम कर लिया आपने, बस अब और नहीं। कहकर वो जैसे आगे बढ़ने को हुए, वैसे ही बोस बाबू ने एकदम से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए उर्मी जी के सर पर तान दिया और बोला, खबरदार, कोई मेरे पास नहीं आएगा वरना मैं गोली चला दूंगा। उर्मी जी ये देखकर एकदम से उठकर बैठ गई और बोस बाबू का रिवॉल्वर वाला हाथ अपने हाथ से सटाते हुए बोली, चला दीजिए गोली, इतने नीच और खराब इंसान की पत्नी कहलाने से मर जाना बेहतर है मेरे लिए। कहकर वो अपने कमजोर हाथों से उन्हें झंझोड़ने लगी और जैसे एकदम से बोस बाबू का बैलेंस बिगड़ा, खुद को संभालने के चक्कर में एकदम से ट्रिगर दब गया। एक धमाके की आवाज के बाद सबके कान में आवाज गूंजने लगी और बोस बाबू चीख मारते हुए वही ढेर हो गए। लोहे के बेड से टकराकर वो गोली सीधे बोस बाबू के माथे में सुराख करती हुई अंदर धंस गई। उर्मी जी ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और वापस अपना सिर पिलो से टिका दिया। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। तभी मलय भागता हुआ अंदर आया। अंदर का सीन देखकर जैसे वो शॉक्ड रह गया। उसने एकदम से उर्मी जी के पास आकर उनके गालों पर उंगली फेरते हुए पूछा, माँ, आप ठीक हो? उर्मी जी ने धीरे से अपनी वीरान आंखें खोली और एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज अष्टमी है, माँ दुर्गा ने आज फिर एक राक्षस का वध कर ही दिया। कहकर उन्होंने आंखें फिर से बंद कर ली। आंसुओं की लड़ियां लगातार उनके दोनों आंखों के किनारे से बह निकली। यशपाल और रघु ने अपना जुर्म कबूल किया। सतीश को भी पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही धर दबोचा। उन्होंने इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में और कई बड़े खुलासे किए। साथ ही उसने शोभना के बारे में भी डिटेल बताया। मलय शोभना के बारे में सुनकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसका कलेजा भींच कर रख दिया हो। बोस बाबू का अंतिम संस्कार एकदम सादगी से कर दिया गया। न चाहते हुए भी मलय ने बेटे का हर धर्म निभाया था। उर्मी जी जिस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी, उसी दिन कौशिकी अपना सामान पैक करने में लगी थी। रूही अब भी रोशनी के पास ही थी। कौशिकी ने यह तय कर लिया था कि वो रोशनी से रूही को अलग नहीं करेगी, बल्कि तीनों एक साथ रहेंगे। उस वक्त उर्मी जी भी मलय के कमरे में मौजूद थी और कौशिकी को पैकिंग करते हुए देख रही थी। उन्होंने एकदम से कौशिकी का हाथ थाम कर कहा, एक कोशिश करके देख लेती, शायद मलय इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को परमानेंट कर देता। मैं इतनी अच्छी बहू जो कि साक्षात बेटी से भी बढ़कर है, फिर कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी। कौशिकी ने एक हल्की सी स्माइल पास करते हुए कहा, बेटी तो मैं आपकी हमेशा रहूंगी, हाँ, बहू बनने रहना मेरे हाथ में नहीं है। कहकर उसने एकदम से उर्मी जी का हाथ चूम लिया। तभी कौशिकी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसके अकाउंट में घर की बिक्री के सारे पैसे क्रेडिट हो गए थे। उसने एक सुकून की सांस ली। तभी उसका फोन बज उठा। उसने पिक किया तो कैब वाले का कॉल था। उसने जल्दी जल्दी बैग की जिप बंद करते हुए कहा, हाँ दादा, बस 2 मिनट, अभी आई। कहकर वो उर्मी जी के पैर छूने के लिए झुकी। उर्मी जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बेआवाज सिसक उठी। तभी धाड़ के साथ कमरे का दरवाजा खुला और मलय अंदर आया। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन इत्मीनान भी था। उसने एक झटके में कबर्ड का दरवाजा खोला और फिर सारे हैंगर्स हटाकर शोभना की तस्वीर को गौर से देखने लगा। उर्मी जी और कौशिकी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मलय के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी मलय ने हाथ आगे बढ़ाया
और धीरे धीरे करके शोभना की तस्वीर वहां से उखाड़ने लगा। उर्मी जी की आंखों में उम्मीद की एक चमक सी उभर आई थी। मलय ने शोभना की तस्वीर निकालकर उसे रोल किया और सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखकर कौशिकी की तरफ पलट आया और फिर उसने एकदम से कौशिकी के बैग उठाकर वापस से कबर्ड में रखते हुए कहा, ये मैंने कबर्ड का दरवाजा खोलकर सिर्फ तुम्हारा सामान नहीं रखा है, बल्कि अपने मन का दरवाजा खोलकर तुम्हें भी यहाँ बस जाने का इनविटेशन और भरोसा देना चाहता हूँ। कहकर उसने सवालिया नजरों से कौशिकी की तरफ देखा, जबकि उर्मी जी एकदम से मलय के दाई बाह से जाकर लिपटी। फिर उन्होंने इशारे से कौशिकी को भी दूसरी तरफ के लिए बुलाया। कौशिकी प्यार और सम्मान के इस अनोखे इजहार पर हैरान से मलय के बाई तरफ आ लगी। मलय ने बारी बारी से करके दोनों का माथा चूम लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।